Good morning, all of you. In this part of structure and bonding, we will discuss about the meaning of hybridization and the different type of hybridizations. So first of all, we will want to see about the definition of hybridization. तो डेफिनेशन जो है हाइब्रिडाइजेशन की उसको समझने के लिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि इसकी डेफिनेशन है क्या। जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि मीथेन का फार्मूला है CH4। इसके अंदर आपके दो ही टाइप के एटम है, वन इज द सेंट्रल एटम दैट इज द कार्बन एटम, अदर वन इज द नेबरिंग एटम दैट इज द हाइड्रोजन एटम। हमने कार्बन को सेंट्रल एटम क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ पे जो हमने डिफरेंट आपके शेल्स बना के शो कर रखा है। देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास आपको दिख रही है फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ आपके एक ही सब शेल होती है जिसे आप एस कहते हैं, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। सेकंड शेल में दो सब शेल होती हैं आपकी, एक एस सब शेल और एक पी सब शेल। और एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 1s के अंदर 2 है तो 1s2 2s2 2p2, तो हमने देखो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। फिर अगर हम हाइड्रोजन जो कि नेबरिंग एटम है अगर उसको देखें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हाइड्रोजन की? जैसे हमने दिखाया न्यूक्लियस के बाहर पहली जो शेल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। तो हमने वन इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को हाफ एरे से शो कर दिया यहाँ पे। आप ध्यान से देखें, जो फार्मूला है आपके CH4 का उसके अंदर 4 हाइड्रोजन है। और जो नेबरिंग एटम है, इसको क्यों कहा? क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा और कार्बन एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, और जो संख्या जो ज्यादा बॉन्ड बना सके आप ऐसे एटम को क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम। और दूसरे शब्दों में फार्मूले के अंदर जो सबसे कम नंबर के अंदर दिखाई देते हैं आमतौर पे आप उसे सेंट्रल एटम कह देते हैं। तो दो तरह से आप सेंट्रल एटम की पहचान कर सकते हैं। फार्मूले में जो कम नंबर में हो, जैसे कार्बन एक ही है तो सेंट्रल एटम है, या जो ज्यादा बॉन्ड बनाता हो वो कार्बन ही है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो सेंट्रल एटम है। अब क्वेश्चन ये उठा के, जो ये फार्मूला है CH4 का, इसमें आपके 4H है तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, और जो कार्बन है उसके पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जबकि आप वैलेंस शेल में देखें कार्बन की, आपके पी के अंदर आप देखें सिर्फ दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलो? यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही है। क्योंकि जो आपकी 2s है ये, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म के अंदर है, लेकिन फोर हाइड्रोजन के साथ तो फोर बॉन्ड बनाने हैं। हम पहले ही पढ़ चुके कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बने। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक कार्बन है, जब वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, देखो इस टाइप से, तो एक ही बॉन्ड बनेगा। फोर अगर हाइड्रोजन आते हैं तो देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और लेके आ गया, कार्बन भी एक और लेके आ गया, तो देखो सेकंड बॉन्ड भी बन गया। अब कार्बन के पास तो और है नहीं ना इलेक्ट्रॉन, उसके पास तो पेयर्ड है आपके। देखो 2p के अंदर बोलो क्या है? ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर्ड करने पड़ेंगे पहले। तो देखो क्या हुआ कि ये हमने नेक्स्ट इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखी ग्राउंड स्टेट के बाद। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड हुए क्यों? वो एनर्जी कहाँ से मिली? तो जो आपके कार्बन होता है, कार्बन के पास जब ये हाइड्रोजन पहुंचे, देखो जैसे दो हाइड्रोजन पहुंच गए, तो जब इनके बीच अट्रैक्शन हुई, उस अट्रैक्शन के दौरान जो एनर्जी निकली, वही एनर्जी अब यूज हो जाती है इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के एक्साइटेशन करवाने के लिए। So the energy which is released during the attraction between the carbon and the these two hydrogen atom, that particular energy is used for the excitation of these electrons. तो ये इलेक्ट्रॉन देखो एक्साइट हमने करके दिखा दिया एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है कि आपके ये तो हो गए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कार्बन के अंदर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल देखे, आपके हाइड्रोजन के अंदर आपने देखा कि हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और आपके कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? फिर फोर, क्योंकि फोर हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब क्या होगा कि जब फोर बॉन्ड बनाने हैं तो फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है कहाँ कहाँ पे? अब आप ये देखें, फोर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे दिख रहे हैं बोलो? वो आपके दिख रहे हैं आपको, एक तो 2s के अंदर देखो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 2p के अंदर दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट हमारा अगला काम क्या होने वाला है? देखो नेक्स्ट हम जो दिखाएंगे, हमने पहले तो आपको ये बता ही दिया, जो नोट की फॉर्म में हमने लिख भी दिया है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। नेक्स्ट ये आया कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस चलते हैं तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब होता है मिक्सिंग अप।
जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के जो आपके वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम के बोलो कौन से, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं। तो कितने करेंगे इंटरमिक्स, वो इतने ही करेंगे इंटरमिक्स जितने की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो ये मीथेन है, आगे हम आपको देखो सिखा पाएंगे कि जो आपके जो मीथेन होता है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, डिफरेंट वेज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के। तो जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा तरीका आपको बता देते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, जो आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट आने वाली वीडियोज के अंदर, कि हमने मीथेन की स्ट्रक्चर बना दी। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ये हमेशा सिग्मा ही होता है, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है। तो सिंपल फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कि हाइब्रिड स्टेट इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर आप देखते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा बॉन्ड बोलो कितने, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो तो सिग्मा है, तो 4 हो गए, लोन पेयर कोई है नहीं यहाँ पे, तो आंसर आया 4। तो 4 आ गया, तो देखो सबसे पहले कौन आता है बोलो, एस। एस के अंदर तो एक ही आपका ऑर्बिटल होता है, हमने देखा कभी S2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि एस एक ही होता है। तो ये वैलेंस शेल का एस आ गया देखो यहाँ पे। उसके बाद कौन आएंगे आगे, पी आएंगे। पी कितने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखो 3 आ सकते हैं, sp3। कोई कहे sp4, नो, क्योंकि हमारा आंसर तो खैर यहाँ पे 4 ही आया था, तो इसलिए एक एस हो गया, 3 पी हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो गई, sp3। तो मीन्स मिथेन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल एटम की वो क्या होगी, sp3। तो आखिर हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इसमें होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है वैलेंस शेल के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी लगभग सेम है, देखो 2s और 2p वालों की एनर्जी लगभग बोलो क्या है, सेम है। तो ये आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं, जैसे पिस्टल मोर्टार होता है ना केमिस्ट्री लैब के अंदर, अपने पिस्टल मोर्टार का मतलब जिसे हिंदी में आप कुंडी और सोटा कहते हैं, तो आपने जैसे उनको मिक्सअप कर दिया चीजों को आपस में मिला के। तो ऐसे ही हम टू, एक तो आपका ये 2s होगा, देखो ये हमने 2s लिख रखा है जिसकी स्फेरिकल शेप है, देखो यहाँ पे ये डिफरेंट p है, एक 2px 2py 2pz, दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल। एक एक्स एक्सिस के ऊपर है तो 2px, वाई के ऊपर है तो 2py, जेड एक्सिस के ऊपर है तो बोलो कौन है, 2pz। इनकी एनर्जी लगभग सेम। अब ये क्या करेंगे बोलो, इंटरमिक्स कर जाएंगे, देखो इंटरमिक्स कर गए। और इंटरमिक्स करने के बाद क्या हुआ, ये आपके जितने संख्या में इंटरमिक्स करेंगे, बोलो इंटरमिक्स कितने हुए थे यहाँ पे, 4। एक तो 2s था और 3 कौन थे, 2p, 4। तो अब नए ऑर्बिटल्स कितने बन जाएंगे, 4 ही बन जाएंगे, और सभी का नाम sp3 होगा। sp3 sp3 sp3, सभी की शेप भी बिल्कुल सेम होगी। और शेप में ये ध्यान रखना है कि एक जो आपके ऑर्बिटल, इन सभी का नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा जाएगा, और क्या नाम होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, नेक्स्ट का नाम भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड सो ऑन। इसी तरह से 4 बनेंगे, क्योंकि 4 मिक्सअप हुए थे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। ये ध्यान रखना है, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते कब है, व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, देखो वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एक ही एटम के, ये नहीं कि ये इंटरमिक्स ऐसे कर गए कि एक ऑर्बिटल कार्बन का आ गया दूसरा हाइड्रोजन का आ गया, वो इंटरमिक्स कर रहे, नो। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान एक ही एटम के, जैसे कार्बन है तो कार्बन की वैलेंस शेल के ही ये सारे एटम होने चाहिए, ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के नहीं होने चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। तो आपके सेम एटम के जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स करते हैं, जितनी संख्या में वो इंटरमिक्स करेंगे उतनी ही नंबर में न्यू आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनकी शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी, और इन सभी का नाम भी एक होगा। तो इसे कहते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो बोलो डेफिनेशन आपकी क्या बन जाएगी। और उससे पहले आप एक को एक चीज और बता दें, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 2 लोब होते हैं, देखो एक तो आपके लार्जर लोब होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में बोलो क्या दिख रहा है आपको, एक तो यहाँ पे लार्जर लोब आपको दिख रहा है, और एक इसके अंदर स्मॉलर लोब दिखता है। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लार्ज लोब और जो स्मॉलर लोब होता है आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लार्जर लोब के अंदर ज्यादा होती है। तो लार्जर लोब के अंदर बोलो क्या होती है, इट हैज दी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट हैज दी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसलिए जब कभी भी हम आगे बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएंगे, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल दिखाएंगे, तो आमतौर पे हम ये छोटे लोब को दिखाते ही नहीं, इस सिर्फ एक ही लोब को दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर आपने तो एक ही लोब दिखाया, दूसरा क्यों नहीं दिखाया। वो इसलिए क्योंकि उसको हम नेग्लेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रॉन अपना कम टाइम पे करता है वहां पे, मैक्सिमम टाइम के लिए वो बिगर लोब के अंदर रहता है। तो इसलिए बॉन्ड बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, वो है बिगर लोब के अंदर, लार्जर लोब के अंदर। इसीलिए हम बिगर लोब को ही बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, ओवरलैपिंग के दौरान शो करते हैं, आगे आप देख भी पाएंगे। तो अब देखो डेफिनेशन क्या बनी हमारी हाइब्रिडाइजेशन की, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम
having nearly the same energy in such a way that they causes the redistribution of the energy। इसका मतलब क्या है, देखो सभी की एनर्जी बिल्कुल एक तो नहीं, एक जैसी तो नहीं है। न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक है वो 2s है, तो उसकी एनर्जी कम होगी। 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के जो नजदीक है आपके 2s, तो न्यूक्लियस के साथ उनकी अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा बाहर निकल गई, खुद की एनर्जी कम। इसलिए जो ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं उन्हीं की एनर्जी क्या होती है, वो लोग कम होती है। 2p की एनर्जी ज्यादा हो गई। तो जो एनर्जी है बोलो वैसे तो किसकी ज्यादा है, एनर्जी ऑफ 2s जो होती है वो हमेशा लेस होती है, एनर्जी बोलो किससे, 2p। लेकिन इनके बीच एनर्जी गैप ज्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट नियरली द सेम एनर्जी थी। लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं, मान लीजिए जो 2s वाले हैं, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए जो 2s वाले वैसे लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, मान लीजिए इसकी एनर्जी थी 80 जूल, और मान लीजिए जो नेक्स्ट वाले हैं इनकी एनर्जी थी मान लीजिए 100 जूल। वैसे हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस चलती है तो ये सभी इंटरमिक्स हो गए, और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इन सभी को आप एड अप कर दे, बोलो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई, 300 और 80 बोलो कितनी होगी, 380 हो गई। ठीक हो गया ना। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो इक्वल ये डिवाइड हो जाएगा, 4 9 जा 36 एंड सो ऑन 95 जूल। इट मीन्स जो आपके ये 4 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो बने थे, जैसे यहाँ पे हमने sp3 में नीचे समझाया था, जितने भी sp3 इन सभी की बोलो एनर्जी कितनी हो गई, 95 जूल। अगले की भी बोलो कितनी हो गई, 95 जूल, एंड सो ऑन, सभी की एनर्जी सेम हो गई। उसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी। क्लियर हो गया। यानी सभी की एनर्जी अब सेम हो गई, बट गई, सभी में बराबर बढ़ गई, सभी की शेप भी देखो सेम हो गई, एक बिगर लोब है एक स्मॉलर लोब है, सभी की एनर्जी सेम, शेप भी सेम हो गई। तो बोलो कैसी डेफिनेशन हुई इसकी, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of the same atom having nearly the same energy in such a way that they redistribute their energy and gives the same number of the new orbital called the hybrid orbitals, and they have the same shape and the same energy is called the hybridization। तो ऐसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, उसे आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के सेम एटम के वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स कर जितने संख्या में इंटरमिक्स करते हैं उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनते हैं जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और उन सभी नए बने हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होती है, उनकी शेप भी सेम हो जाती है। और शेप कैसे सेम होती है हमने बताया, जिसके अंदर एक बिगर लोब होता है और एक स्मॉलर लोब होता है। बिगर लोब का मतलब इट हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यही बिगर लोब ही हमेशा ही जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। एक चीज और बता दें आपको कि जो अभी हमने दिखाया कि जैसे ये तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया जाता है, और ये इजी भी रहता है हमारा कि हमने एक्साइटेशन क्यों की थी कार्बन के अंदर। कार्बन के पास तो देखो हमने जब शुरू में कॉन्ग्रेशन लिखी 1s2 2s2 2p2, देखो ये दो तो पेयर्ड फॉर्म में थे, दो अनपेयर्ड थे, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था। तो जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस चलती है तो उसके दौरान जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम एक्साइटेशन दिखाएं। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस तब भी चल जाएगी जब हम इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ना करें, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। लेकिन हम समझाने के लिए इसको ऐसा क्यों कर देते हैं, क्योंकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई हाइड्रोजन 4 थे, एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जब वो अपने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर जब वो इन्वॉल्व होंगे आपके ये सारे के सारे आपके जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फिर वो उनको कैसे शो करें ताकि हमारी क्लियरेंस बढ़ जाए कि एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो 4 हाइड्रोजन है मीथेन के फार्मूले में, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए, और उसके बाद आपकी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को हमने शो किया। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद कि जो हाइब्रिडाइजेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है। तो उसके अंदर हम दो पार्ट को देखते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड्स दीज टू थिंग्स। फर्स्ट द कंडीशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, मींस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चलती कब है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होते हैं, अभी जैसे हमने आपके सामने डिस्कस भी किया था। तो करेक्ट, तो कंडीशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस takes place only during the bond formation, it can never takes place in the separate or in the isolated atom। ऐसा नहीं कि अकेला कार्बन है तो कार्बन के अंदर अपने आप हाइब्रिडाइजेशन चल जाएगी, नो। when these neighboring atom means the hydrogen atom approaches the carbon atom, only that
only during that process the hybridization in the carbon atom takes place. तो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है वो कार्बन एटम के अंदर तभी होगी, कार्बन एटम के वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल है वो तभी आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को शो कर पाएंगे, जब नेबरिंग एटम उसको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो अकेले एटम में हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं चलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन जब चलती है तो उसमें वैलेंस शेल के ऑर्बिटल यूज होते हैं। वैलेंस शेल का कोई भी ऑर्बिटल यूज हो सकता है, वो एस भी होता है, पी भी होता है। जैसे मैंने बताया अकेला एस कभी नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते एस हाइब्रिडाइजेशन, वो कभी नहीं होता। यानी इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस है तो कोई ना कोई तो मिलेगा ना। तो फिर आप ये कह सकते हैं सर S2 नहीं हो जाता, नहीं। आपकी जो एस सब शेल होती है, सब शेल में तो एक ही उत्तो होता है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखो फर्स्ट शेल ये एस ही तो है एक, और सिर्फ वैलेंस शेल के ही आपके पार्टिसिपेट करेंगे। देखो वैलेंस शेल में पहले एस है तो एस का एक ही है, उसके बाद तो देखो पी आ जाएगा, पी के 3 ऑर्बिटल है, तो एस किसके साथ इंटरमिक्स करेगा, अगले पी के साथ ही करेगा। तो S2 हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं होती। तो हाइब्रिडाइजेशन लोवेस्ट से लोवेस्ट क्या हो सकती है, एक एस के साथ एक पी कम से कम इंटरमिक्स करे तो उसे sp हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। एस के साथ 2 पी इंटरमिक्स करे तो उसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। 3 करेंगे तो sp3 कह देंगे। पी के बाद तो अगला डी आएगा, तो sp3 फिर डी आ जाएगा, तो एक डी और आ जाए तो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही 2 डी आ जाए तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 आ जाए तो sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड सो ऑन। इस टाइप से हम देखते हैं। इसमें आपके कोई भी वैलेंस शेल के ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, आपके एस भी होते हैं इन्वॉल्व, पीबी, डीबी, एफबी एंड सो ऑन। मैक्सिमम जो हम पढ़ते हैं वो डी तक ही पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली अमंग द ऑर्बिटल्स हैविंग द स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। ये नहीं कि कोई हो इंटरमिक्स कर जाएंगे, आपकी जो इनर शेल है जैसे 1s है, आपके इनर शेल के ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएंगे, नो, वही इंटरमिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत ही कम हो। तो वैलेंस शेल के ही जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है वो इंटरमिक्स कर जाते हैं इस प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें और कौन इंटरमिक्स करते हैं। आपने देखा था कि जब भी इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस चली, आप आगे भी देख पाएंगे कि ये जरूरी नहीं कि वो ऑर्बिटल ही, जैसे वैलेंस शेल है, मैंने अभी आपको बताया था ना पीछे, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम जो ये वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल हैं कार्बन के अंदर, अगर हम इसको ना एक्साइट करते और ये इलेक्ट्रॉन पीछे रहता, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन देखो जिस पे मैं अभी सर्कल लगा रहा हूँ, अगर ये पीछे ही रहता है यहाँ पे एस के अंदर ही, पेयर्ड फॉर्म के अंदर, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता वो आपका, और ये ऑर्बिटल आपका वैकेंट हो जाता। तो हाइब्रिडाइजेशन तो फिर भी चलती, वो तो सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसा किया जाता है कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके और फिर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। तो मींस हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इकट्ठे होते तो उसे आप फुल फिल्ड कहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो उसे आप एम्प्टी ऑर्बिटल कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या कंप्लीटली फिल्ड या वैकेंट ऑर्बिटल कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन की वो कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इसका करोगे एक्साइटेशन, जैसे अभी हमने करके दिखा रखा है, एक्साइटेड स्टेट हमने ले रखी है तभी हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चलेगी। नो, इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहली प्रॉपर्टी, पहली खास बात क्या है कि जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चलती है तो उसके दौरान हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कितने, ये उतने ही बनेंगे जितने की आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो गए थे हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। सो द नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच गेट इंटरमिक्स विद ईच अदर, जो आपस में इंटरमिक्स कर गए हैं। ये पहली कंडीशन होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कैसे, ये इसकी पहला गुण हो गया, पहली प्रॉपर्टी होगी कि कितने बनते हैं। उसके बाद जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं सभी की शेप एक जैसी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसके अंदर एक बिगर लोब है आपके, एक लार्जर लोब है, और दूसरा बोलो कैसा लोब है, बोलो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्मॉलर लोब आपको दिख रहा है, हो गया ना। दूसरा ये स्मॉलर लोब दिख रहा है जो अभी हमने पीछे आपके सामने डिस्कस भी किया था और आपको बताया भी था। तो द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड हैव आइडेंटिकल शेप एंड द एनर्जी, सभी की शेप एक जैसी है, सभी की एनर्जी एक जैसी होगी, सभी बराबर संख्या में बनते हैं। उसके बाद दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इट हैज टू लोब, वन इज द लार्जर लोब, अदर वन इज द स्मॉलर लोब, जैसे भी आपको बताया गया।
लार्जर लोब क्या बताता है कि इट हैज द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन द स्मॉलर लोब, और जो लार्जर लोब होता है इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। जब भी हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करेंगे तो उसके दौरान आपके लार्जर लोब ही यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम मीथेन की बात कर दें, तो जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चल पड़ी, ये कार्बन है आपके पास, तो कार्बन का देखो ये हमने ये शो कर दिया एक बड़ा लोब, और देखो छोटा सा ऐसे दिखा देते हैं दूसरी साइड में, ठीक है। और मीथेन के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन कितने होते थे हर कार्बन के, देखो एक हमने मान लीजिए ये शो कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही मान लीजिए हम दूसरा ऑर्बिटल दिखा दे, देखो कार्बन के ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन और ये छोटा सा लोब दूसरी साइड में दिखा दिया हमने, ठीक हो गया। ऐसे कार्बन का ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा दें, ये स्मॉलर लोब इधर दिखा दिया, ऐसे फोर्थ वन दिखा दें, स्मॉलर लोब देखो इधर दिखा दिया। स्मॉलर लोब हम अक्सर दिखाते नहीं, देखो आपको समझाने के लिए हमने शो भी कर दिया है। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन भी हमने शो कर दिया। अब उसके बाद जब भी हाइड्रोजन एटम आता है, जो हमने शो किया था ना, आपने अभी देखा था कि हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 होती है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। इसकी शेप कैसी होती है बोलो, स्फेरिकल। हम ऐसे शो कर देते हैं, एस की जो शेप होती है इसमें ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसे भी शो कर देते हैं। अब ये हाइड्रोजन आया देखो यहाँ पे एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके, देखो इस टाइप से, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक एच आ गया। तो आपने देखा ना यहाँ पे कि जो हमने ओवरलैपिंग की है वो किसके साथ की है, बोलो एक ऐसा लोब था जिसने ओवरलैपिंग के दौरान जो यूज हुआ, दैट इज द लार्जर लोब, दैट इज द लार्जर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसका ये लार्जर लोब ही यूज हुआ है, ठीक हो गया। स्मॉलर, क्योंकि लार्जर लोब हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू द स्मॉलर लोब, इसलिए ओवरलैपिंग के दौरान हम इसी को शो करते हैं। ऐसे ही जितने भी एच आएंगे हर एक के अंदर जो हम शो करेंगे वो आपके लार्जर लोब की ही इन्वॉल्वमेंट होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। तो इस टाइप से आपके ये मीथेन बन जाता है। क्लियर हो गया। तो ये थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल की। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि जो पहला बॉन्ड बना, जैसे अब ये मीथेन बन गया यहाँ पे, देखो ये कार्बन, देखो एक बॉन्ड ये बन गया, आगे आप समझ पाएंगे। वन बॉन्ड देखो यहाँ पे अबोव द प्लेन होता है, सेकंड ये बिलो द प्लेन होता है, टू इन द प्लेन होते हैं। तो हर एक के बीच में जो एंगल होता है आप आगे देख पाएंगे 109.5 डिग्री होता है, या 109 डिग्री 28 मिनट का आप इसको बोल देते हैं, एक ही बात होती है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम ये शो करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बोलो क्या होता है, दे फॉर्म द स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड। जो फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड होता है, जो सबसे पहले बॉन्ड बनता है, बॉन्ड नंबर 1, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। और पाई बॉन्ड आर ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे फॉर्म द स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड एज कंपेयर टू द ओवरलैपिंग ऑफ द सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, because they causes the stronger overlapping। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे तो क्या होता है, जो सिंपल 2p था ना, फॉर एग्जांपल देखो 2p के अंदर तो क्या था, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों ऑर्बिटल में, देखो इसके अंदर भी, इधर इसके अंदर भी, बोथ ऑर्बिटल, इसके अंदर दोनों लोब के अंदर इक्वल डेंसिटी है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कंसंट्रेट हो गई है एक बिगर लोब के अंदर, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे कंसंट्रेट होने की वजह से वो ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग कर पाएगा, स्ट्रॉन्गर आपके बॉन्ड बना पाएगा। तो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के दौरान, इस एज कंपेयर टू द सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है दोनों लोब के अंदर, यहाँ पे कंसंट्रेट हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही लोब के अंदर। सो दे so these hybrid orbital can overlap to a greater extent। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये स्पेस के अंदर एक दूसरे से दूर, जैसे मैंने अभी बताया ना आपके मीथेन की स्ट्रक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने एंगल बताया 109.5 डिग्री का है। अदरवाइज तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ गया होगा ना कि आपके जो मीथेन है उसके अंदर 4EH होते हैं, 4H होते हैं, तो आपके जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे ये 90 का हो जाता अगर प्लेन के अंदर होता तो जितने भी ये बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन हुए, उन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच बोलो क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाएगी। बॉन्ड पेयर देखो रिपल्शन हो जाएगी। अब जो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम कैसे हो, जब हम डिफरेंट जो बॉन्ड है इनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ा दें। बॉन्ड एंगल कब बढ़ेगा, जब ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने लिखी है, ये तो यहाँ पे हमने प्लेनर बना दी स्ट्रक्चर, एक ही प्लेन के अंदर रख रखे हैं, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है।
जब ये स्ट्रक्चर प्लेनर ना रहे, तो प्लेनर का मतलब कुछ एटम अबोव द प्लेन चले जाएं, कुछ बिलो द प्लेन, और ये जो ये बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होने के बाद ये अपने आप को वहां पे जाके सेट कर लेते, जैसे आप वेस्पर थ्योरी में पढ़ते थे, जहां पे इन बॉन्ड पेयरों के बीच में रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। तो नेक्स्ट पॉइंट यही आ जाता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो अपने आप को कैसे ओरिएंट करते हैं। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे ओरिएंट देमसेल्फ in the space, they orient themselves in the space at a maximum distance far apart from each other to acquire the minimum interelectronic repulsion and thus they cause the maximum stability। तो इसलिए जो वन बॉन्ड जो है ये अबोव द प्लेन चला गया, वन बिलो द प्लेन चला गया, और दो आपके प्लेन के अंदर है ये। तो अब जो बॉन्ड एंगल रहा वो 90 डिग्री का नहीं रहा, वो कितना हो गया, 109.5 डिग्री, और ये स्ट्रक्चर आपकी टेट्राहेड्रल कहलाती है। स्ट्रक्चर क्या बन जाती है बोला, आपकी टेट्राहेड्रल। तो जहां पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को जाके रोकते हैं वही उसका नाम बन जाता है स्ट्रक्चर का। तो hence the type of hybridization tell about the shape and the geometry of the molecule। तो अलग अलग टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री और द शेप होगी। ज्योमेट्री जो हम निकालते हैं, थोड़ा आपको आइडिया दे दें, नेक्स्ट आपको समझा पाएंगे हम। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर ये देखना कि उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। उन दोनों का जो सम है, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर 2 भी आ सकता है। जैसे 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp कहलाएगी, अगर 3 आ जाए आंसर तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 कहलाएगी, एंड सो ऑन। तो ज्योमेट्री फिक्स होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक खास ज्योमेट्री होगी, sp2 है तो कोई खास ज्योमेट्री होगी। लेकिन सेम हाइब्रिडाइजेशन के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन है तो मान लीजिए उसकी ज्योमेट्री हम लीनियर कहते हैं, sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर कहेंगे हम आगे जाके, लेकिन शेप अलग अलग हो सकती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री तो ट्राइएंगुलर होगी, लेकिन शेप अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि शेप भी ट्राइएंगुलर प्लेनर ही हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ज्योमेट्री तो डिपेंड करती है द सम ऑफ दीज बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर, इन दोनों के सम के से जो आंसर आता है हमारा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कि कितनी चीजें अटैच हैं उससे, सेंट्रल एटम से कितनी चीजें अटैच हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। उसका क्या कहलाता है बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो तो उस पर डिपेंड करती है, और शेप बाद में आगे हम देख पाएंगे कि उसको एग्जैक्टली हम कहेंगे क्या। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रक्चर बना के। जैसे हमने ये देखा कि आपके मीथेन के अंदर, जैसे हम बता रहे थे, जो हाइब्रिड आपका ऑर्बिटल था, जो अभी हमने आपको समझाया भी, कि ये कार्बन था, कार्बन के चारों तरफ आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद देखो हाइड्रोजन एटम आता है और वो ओवरलैपिंग करता है, बेटर ओवरलैपिंग उसने की, और बॉन्ड एंगल बोलो कितने का, 109.5 डिग्री। तो इस टाइप से ये आपके मीथेन की स्ट्रक्चर बन गई टेट्राहेड्रल। आपको दिख रहा है वन बॉन्ड अबोव द प्लेन जो सॉलिड लाइन से दिखा रखा है, डॉटेड लाइन से जो दिखा है बिलो द प्लेन, और इस टाइप से ओवरऑल एंगल क्या हो गया, 109.5 डिग्री। और स्ट्रक्चर है आपकी, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे शेप भी होगी टेट्राहेड्रल। जो शेप में चेंज आता है वो तभी आता है जो ये 4 पोजीशन है कार्बन के चारों तरफ, इनमें किसी एक जगह पे बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर आ जाए। तो ज्योमेट्री तो फिर भी वही रहेगी, क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आ जाता है, तो ज्योमेट्री फिर भी वही रहेगी। कि जैसे अगर आप इसमें देखें तो बोलो इसमें क्या आएगा आंसर आपके, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो बॉन्ड पेयर बोलो कितना है, लोन पेयर बोलो कितने हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, 1 2 3 4, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर की बजाय आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। दोनों बातें एप्लीकेबल होंगी यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, आप ऐसा लिख देते हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही होगा। तो यहाँ पे आंसर बोलो कितना आएगा, बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर में 4 है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो आंसर बोलो कितना है, 4 प्लस में 0 इज इक्वल टू 4। तो आंसर क्या आ गया बोलो, टेट्राहेड्रल। अगर हम इस एक पोजीशन पे जहाँ पे आपके ये लगा रखा है हम वैसे एज्यूम करके देखते हैं, मान लीजिए 4 सिग्मा होते हैं, यहाँ पे कोई लोन पेयर आ जाता, देखो ऐसे, तो सिग्मा बॉन्ड बोलो कितने होते, 3 होते, लेकिन एक क्या बन जाता बोलो, लोन पेयर। तो आंसर फिर भी क्या आता, 3 सिग्मा, 3 तो आपके सिग्मा बनते प्लस 1 लोन पेयर होता 4, 4 का मतलब sp3 मींस आपकी ज्योमेट्री फिर भी वही रहती, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, शेप बदल जाएगी। जैसे ऐसे ही शेप को हम आगे जाके पिरामिडल कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी, टेट्राहेड्रल। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो थोड़ा हमने डिफरेंशिएट भी कर दिया आपके यहाँ पे कि ज्योमेट्री और शेप
को आप कैसे यानी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आपकी हो सकती है। तो पहली जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आपकी आती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इसे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसके अंदर क्या होगा बोलो, जैसे नाम से पता चल रहा है 1s और 1p intermix with each other to give the how many hybrid orbital, to give the two sp hybrid orbitals, एक s और एक p देखो आपस में इंटरमिक्स करेंगे और क्या देंगे बोलो, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे विच हैव द सेम एनर्जी एंड द सेम शेप कॉल्ड द sp हाइब्रिडाइजेशन, जैसे डायग्राम से आपको क्लियर कट दिख गया। उसके बाद ये जितने भी ऑर्बिटल बने बोलो कितने बने, दो ही बने, क्योंकि दो ही इंटरमिक्स हुए थे, एक s और एक p, इसलिए दो ही मिले। और जो इंटरमिक्स करते हैं यहाँ पे आमतौर पे जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा बोलो कौन सा होगा, वो 2pz का ही होगा। तो कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके बाद जो दो ऑर्बिटल मिले तो सेंट्रल एटम के ऊपर जब वो दो ऑर्बिटल आएंगे तो कैसे मैक्सिमम फार अपार्ट जाए, जैसे आपने अभी पढ़ा था करेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल में कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर वो अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज कर लेंगे स्पेस के अंदर ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। तो वो जो पॉसिबल फॉर्म है यहाँ पे इनके बीच में ताकि रिपल्शन कम से कम हो, वो पॉसिबल फॉर्म यही हो सकती है कि ताकि इनके बीच रिपल्शन कम से कम हो, वो 180 डिग्री का यहाँ पे बोलो क्या बन जाएगा, ये एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। क्लियर हो गया। क्योंकि ये 180 डिग्री के ऊपर अपने आप को ओरिएंट कर देते हैं लीनियर फॉर्म के अंदर, तो इसलिए इसको लीनियर ज्योमेट्री कहेंगे। तो इसकी ज्योमेट्री बोलो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी ज्योमेट्री, बिकॉज दीज टू sp hybrid orbitals orient themselves in a plane at an angle of 180 degree to give the linear geometry। और ऐसा क्यों करते हैं, टू एक्वायर्स द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ताकि एनर्जी कम हो जाए, रिपल्शन कम हो जाए और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए। एसपी हाइब्रिडाइजेशन को हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ज्योमेट्री लीनियर हो जाती है, या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी हम इसको कह देते हैं। एसपी के अंदर अगर आप देखें टोटल, तो देखो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप देख रहे हैं तो बोलो क्या देख रहे हैं एसपी के अंदर, एसपी के अंदर बोलो टोटल ऑर्बिटल्स तो कितने हैं, 2 है। टोटल ऑर्बिटल्स तो बोलो कितने आपके, 2 ही हैं। तो 2 है तो बोलो इसके अंदर वो कितने बन गए, बोलो एस कितना था इसके अंदर, बताओ शाबाश, एस है इसके अंदर 1, और टोटल ऑर्बिटल बोलो कितने हैं, 2 है। ठीक हो गया। और ये मल्टीप्लाइड बाय हमने 100 कर दिया, तो ये आपका आ गया परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज बोलो क्या आ गया, एस करेक्टर। तो परसेंटेज एस करेक्टर बोलो कितना आ गया, 50%। सिमिलरली परसेंटेज अगर आप पी करेक्टर निकाले तो एस पी में पी कितने, पी भी एक ही है, टोटल ऑर्बिटल कितने थे, 2 थे, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बोलो कितना आ गया, ये भी 50% आपका पी आ गया, और 50% बोलो क्या आ गया, इसमें एस आ गया। तो इसलिए जो आपके एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर आपके जो परसेंटेज एस करेक्टर देखें उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं तो इनके अंदर 50% तो आपका एस करेक्टर होता है और 50% बोलो क्या होता है, इनके अंदर पी करेक्टर होता है। क्लियर हो गया। शेप लीनियर है, ज्योमेट्री भी यहाँ पे लीनियर ही होगी। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, जिसका फार्मूला है C2H2। देखो हम आपको पहले बता दें, जब कभी भी हमें किसी कंपाउंड के अंदर ये देखना होगा कि उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करे बाय यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, तो आप सबसे पहले क्या करें, देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आप बना दो, 2 H है तो 2 H हमने लिख दिए, और ये आप पहले सीख चुके होते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हुए। तो कार्बन की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप पहले से ही ये जानते हैं कि 1s2 2s2 2p2, जैसे अभी आपने सीखा। और इसकी वैलेंस शेल को एक्साइटेड फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपने देखे तो आपने देखा कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो तो 4 होती है, मींस कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और ये हम आपको सिखा भी चुके हैं पहले कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये इसकी वैलेंसी कहलाती है। और वैलेंसी हम निकालते कैसे हैं, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए, जैसे हाइड्रोजन की 1s लिखी तो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1 बॉन्ड बनाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो आपने देखा जो कार्बन C2H2 के अंदर कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ देखो एक बॉन्ड बना लिया, इधर हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन ने भी बना लिया, कार्बन को तो आपके टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 1 बन गया, तो बच गए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोलो 3। देखो ऐसे दोनों के पास, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है तो आपने अभी हमने आपको बताया था कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो मल्टीपल बॉन्ड होता है इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। बचे हुए जो 2 बॉन्ड है ये आपके कौन है, ये पाई बॉन्ड है, तो एक सिग्मा इधर है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है। तो अगर इस कार्बन के बारे में हम देखें तो इसमें कि अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें तो क्या आएगी, बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड इसने बना रखे हैं, एक H के साथ एक कार्बन के साथ, तो 2 लोन पेयर कोई है नहीं इसके ऊपर तो 2 आ गया।
2 का मतलब बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। तो यानी ये चीज आप पहले ही कैलकुलेट करके रखते हैं अपने दिमाग के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए। नहीं तो अक्सर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इसने sp ही क्यों दिखाई। तो पहले हम ये काम करके देखते हैं। क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथाइन हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए। पहले हमने कार्बन की देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p2, डायरेक्ट एक्साइटेशन स्टेट में इसको हमने शो कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s1, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने शो किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी दिखाएगा, वो हमने देखो पहले ही स्ट्रक्चर के द्वारा आपको बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो इस टाइप से आप हमेशा माइंड को मेकअप करके चलते हैं। तो एक s और एक p को देखो हमने इंटरमिक्स करते हुए दिखाया। 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बने, दोनों का नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा जाएगा। इनके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक बिगर लोब एक स्मॉलर लोब, जैसे आपको पहले बताया गया था। उसके बाद क्या होगा, जितने भी ऑर्बिटल बने वो क्या बने, सेम नंबर के बने, जो पहले ही आपको बताया जाए। सभी की एनर्जी सेम, शेप सेम होगी, सेम नंबर में बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल जो एटम है इसके अंदर तो दो दो सेंट्रल एटम हो गए, क्योंकि दो दो कार्बन थे। ये हमने एक कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती हुई दिखाई है। देखो ये हमने कितने कार्बन एटम के अंदर दिखाई है, ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस इन 1 कार्बन एटम। तो ये जो प्रोसेस अभी चली, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो यहाँ पे बने हैं, ये एक कार्बन के अंदर कितने बने, 2 sp। देखो जैसे मैंने इस कार्बन के ऊपर दिखा दिया और यहाँ पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा दिए। मैक्सिमम फार अपार्ट हमें दिखाना है तो हमने मैक्सिमम फार अपार्ट कर दिया दोनों को। एट एंगल ऑफ बोलो क्या दिखाना था, 180 डिग्री। देखो जैसे मैंने पहले बताया था, ताकि इनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। ऐसे ही दूसरे कार्बन में भी होगा। देखो हमने दूसरा कार्बन भी ये शो कर दिया, इसके अंदर भी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम फार अपार्ट ईच अदर, देखो 180 डिग्री एंगल के ऊपर। क्लियर हो गया। उसके बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनको अप्रोच कौन करेंगे, H एटम। कौन अप्रोच करेंगे बोलो, H एटम। तो देखो H आएगा इसके पास, H आएगा उधर, और ये जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इनकी स्पिन ऑपोजिट हो जाएगी। देखो फिर इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, जो कार्बन है ये कार्बन कार्बन के ऑर्बिटल ही बोलो आपस में बोलो, ये क्या कर जाएंगे यहाँ पे, देखो ऐसे ओवरलैप, देखो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। देखो जो हमने यहाँ पे ये शो कर दिया, और जिसकी वजह से जो ये बॉन्ड बना, बोलो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे बन गया। क्लियर हो गया। ऐसा होने के बाद फिर आते हैं यहाँ पे H, देखो फिर H आते हैं। तो जब H आया यहाँ पे, तो H आने के बाद क्या किया, H ने ओवरलैपिंग शो की यहाँ पे। और जो ये बॉन्ड बना C और H के बीच, ये भी कैसा है, सिग्मा, ये भी बोलो कैसा है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया इतना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो आपके कार्बन था उसने हाइब्रिडाइजेशन बोलो कौन सी शो की है, जो कार्बन ने जो हाइब्रिडाइजेशन शो की वो शो की sp हाइब्रिडाइजेशन। मींस ईच ऑफ द कार्बन एटम हैज 2 sp hybrid orbital and these 2 sp hybrid orbital were used in the formation of the sigma bond। वो कैसे सिग्मा बॉन्ड बने, the one of the sp hybrid orbital of each carbon atom forms the sigma bond with other carbon atom। एक sp hybrid orbital दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग sp hybrid orbital form the sigma bond with the atomic orbital of the hydrogen atom having the unpaired electron, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही। तो इस टाइप से आपकी ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इतना बनने के बाद अब है क्या, देखो अब ध्यान से देखो, आपकी जो ये हाइब्रिडेशन प्रोसेस चली थी, देखो उसमें एक तो एस यूज हुआ था, एक आपका देखो पी यूज हुआ था। जो ये दो बच गए वैलेंस शेल के कार्बन के आपके ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। बोलो कैसे हैं, दीज आर दी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो ये हमने शो किया, दीज आर दी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इन्होंने हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लिया, इनकी शेप वैसी ही रहेगी। ये डंबल शेप होती है पी की, तो ये डंबल फॉर्म में ही हमने इनको शो किया। शेप कब बदली, जब एस और पी आपस में मिले थे, तब हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप अलग होती है, एक बिगर लोब एक स्मॉलर लोब। पी की तो एज सच रहेगी। तो ये थे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो कार्बन है, जब उसने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज कर लिया, उसके बाद क्या है, हर कार्बन के पास 2 आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचे। तो ये हमने शो कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके कार्बन के पास देखो ये 2px एक 2py है, तो ये एक ओवरलैपिंग हुई जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बन गया। तो देखो यहां तक तो हमने क्या शो किया, देखो ये H था, ये C था, ये C था, ये H था, ऊपर देखो जो सिग्मा बॉन्ड बने थे। अब एक ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, कोई भी आप एज्यूम कर ले, फॉर एग्जांपल 2px का आ गया, तो उसकी वजह से ही देखो ये एक पाई बॉन्ड बन गया। देखो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये 2py वाला, दोनों कार्बन का, इस कार्बन का भी और दूसरे कार्बन का भी। उसके बाद देखो दोनों में फिर हमने डॉट डॉट करके फिर साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो देखो एक बॉन्ड और बन गया इस टाइप से। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपने देखा कि इथाइन के अंदर किस तरह से पहले हमने हाइब्रिडेशन शो की और किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा तो सिग्मा बॉन्ड बना। तो आपने यहाँ से सीखा क्या, आपने ये सीखा कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। आप ये बात दिमाग में बिठा ले कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही करते हैं। दे रिजल्ट इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन।
ये आप ध्यान रखें। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनसे बोलो कौन सा बॉन्ड बना, दे रिजल्ट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये एक एक नंबर के आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बोलो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनसे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। आपके जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए थे वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके फॉर्मेशन में, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्लियर हो गया। तो ये नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर बन गई। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। और ज्योमेट्री बोलो कैसी रही इसकी, लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री है जैसे हमने बताया, एंगल 180 डिग्री का था। और शेप भी कैसी है, वो आपकी लीनियर होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि जो देखो ये आपके ऑर्बिटल्स है ना, जो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हुई है, जिसकी वजह से जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है इसके चारों तरफ सिलिंड्रिकली जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अबोव द प्लेन भी प्रेजेंट है, देखो अबोव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन भी प्रेजेंट है। क्योंकि ओवरलैपिंग अबोव द प्लेन भी हुई है देखो यहाँ पे, और ओवरलैपिंग बिलो द प्लेन भी हुई है। तो यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिलिंड्रिकल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बोलो क्या है यहाँ पे, सिलिंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसलिए हम इसको कह देते हैं सिलिंड्रिकल शेप बन गई। बोलो यहाँ पे, बोलो कैसी शेप बन चुकी है यहाँ पे, सिलिंड्रिकल शेप हो चुकी है। ज्योमेट्री लीनियर ही है, लेकिन जो कोई आपसे पूछे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे फैला हुआ है, कैसे सराउंडेड है, तो आप कहेंगे वो सिलिंड्रिकल फॉर्म के अंदर आपका फैला हुआ है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं BeF2। अगर हम इसके बारे में भी देखें भाई, हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी होगी, तो आप उसी टाइप से बताएंगे कि BeF2 में एक तो बेरिलियम है और दो बोलो कौन आपके, फ्लोरीन है। आप जानते हैं कि बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 के अंदर ही तो आता है, और बेरिलियम की एटॉमिक नंबर बोलो क्या होता है इसका, 4 होता है। तो कॉन्जुगेशन क्या होगी, 1s2 2s2। तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर तो दो ही तो इलेक्ट्रॉन थे, और आगे 2p है वो वैकेंट है। तो जब एक्साइटेड स्टेट अगर हम इसकी लिखे तो उसकी दौरान ही तो s के अंदर देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये आगे एक्साइट कर जाएंगे यहाँ पे, और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो इसने दो ही बॉन्ड बना लिए। अब आप ध्यान से देखें, फार्मूला वही हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हाइब्रिड स्टेट का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, जैसे आपको बताया गया था। तो सिग्मा बॉन्ड बोलो कितने बन गए, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, दो सिग्मा है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 2 आ गया। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp, उसी टाइप से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेरिलियम 4 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। 2p देखो वैकेंट है, 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे। फिर उसके बाद फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बोलो आपकी, 1s2 2s2 2p5। फिर हमने इसको फॉर्म के अंदर लिखा, अपने फ्लोरीन के अंदर देखा कि इसके अंदर तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मींस वन फ्लोरीन विल फॉर्म वन बॉन्ड। एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो दो फ्लोरीन है फार्मूले में BF2 में, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, तो दो ही बॉन्ड बनेंगे। तो बेरिलियम के अंदर इसलिए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, अभी तो है नहीं, तो क्या करें, हमें इनको अनपेड करना होगा ताकि वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले। तो ये जो आपके ऑर्बिटल हमने दिखा दिया, ये 2p है आपके फ्लोरीन के अंदर, तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ये बेरिलियम की हमने एक्साइटेड स्टेट लिखी, आपके 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जंप हमने किया। हमने बता दिया पहले ही कि वो जब फ्लोरीन आपके अप्रोच करता है, अट्रैक्शन होती है, इंटरेक्शन होती है बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन के लिए। उसके बाद हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक s एक p आपस में इंटरमिक्स करेंगे, दो इंटरमिक्स किए तो दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों का नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होगा। बोथ दीज hybrid orbital called as the sp hybrid orbitals. Now these two sp hybrid orbital arrange themselves around the beryllium in such a way that there occurs the minimum repulsion, and that particular geometry is the linear geometry, means linear form के अंदर at a angle of 180 degree आपके 2 sp hybrid orbital बेरिलियम के अराउंड अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ताकि रिपल्शन कम से कम हो इलेक्ट्रॉनों के बीच और स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा मिले। अब फ्लोरीन आएंगे, देखो आपके जो इसके 2p ऑर्बिटल है उसको लेके राइट लेफ्ट दोनों साइड में, और उसके बाद इनकी देखो ओवरलैपिंग हो जाएगी, देखो ओवरलैपिंग हो गया। तो बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच देखो जो ओवरलैपिंग हुई है, तो बॉन्ड कैसा बना, ये सिग्मा बॉन्ड। इधर भी बोलो ये बॉन्ड कैसा बना, सिग्मा बॉन्ड। देखो जो ओवरलैपिंग एरिया होता है ना, देखो हम बता दें जहां पे ओवरलैपिंग देखो हो रही है, दैट ओवरलैपिंग एरिया इज कॉल्ड द बॉन्ड। जो ओवरलैपिंग एरिया होता है उसी को आप बॉन्ड कहते हैं, और ये बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, बिकॉज हेयर द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, when the overlapping takes place along the internuclear axis, then the thus formed bond is called the sigma bond। अगर साइडवेज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, जैसे अभी आपने पीछे C2H2 में देखा था जिसमें दो पाई बॉन्ड बने थे आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की जब साइडवेज ओवरलैपिंग हुई थी। तो ये नेक्स्ट आ गया आपका BeF2, और इस टाइप से BeF2 की स्ट्रक्चर बन गई। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री उसी टाइप से आपकी लीनियर ही रही,
और शेप भी बोलो उसी टाइप से बोलो, क्या बन जाएगी इसकी, लीनियर। तो ये था BeF2। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो कौन सी थी इसके अंदर भी, sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि कैसी प्रोसेस होगी, ये कैसी इंटरमिक्सिंग होगी, इन विच द 1s एंड द 2p, जैसे डायग्राम में आप साथ में देख पा रहे हैं, इन विच द 1s एंड द 2p orbital intermix to give the how many new orbitals, 3 sp2 hybrid orbital which have the same shape same energy is called the sp2 hybridization। तीनों की शेप एक जैसी होगी, तीनों की एनर्जी एक जैसी होगी, तीनों का नाम भी एक ही होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद क्या होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, these 3 sp2 hybrid orbital arrange themselves around the central atom in such a way that there occurs the minimum repulsion, and that particular position around the central atom is because central atom के चारों तरफ प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर जो एंगल होता है 360 का होता है। तो बोलो हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का, 120 120 120। तो इस टाइप से 120 डिग्री के ऊपर वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, और जो ये शेप बनी, ये बनी ट्रायंगुलर शेप, मींस इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि प्लेन के अंदर ही है तो प्लेनर, ट्रायंगल की फॉर्म में है तो ट्रायंगल, तो इसलिए ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाती है, इसलिए ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। इसके अंदर अगर आप देखें तो sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बने हैं, ये सारे ऑर्बिटल बोलो कैसे हैं, sp2। हर एक sp2 के अंदर अगर आप परसेंटेज s करेक्टर अगर कोई आपको कहे कि हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज s करेक्टर, तो आप कैसे करेंगे, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 हैं, sp2 में s कितना है, s तो एक ही है, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर देते हैं, तो आपका बोलो कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 33% s करेक्टर होता है इसके अंदर। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इनके अंदर s करेक्टर बोलो कितना होता है, 33% s करेक्टर होता है इसके अंदर। और रिमेनिंग कौन बच गया, 66% नियर अबाउट, यानी 66.7, वो 33.3 आएगा। तो वो आपके डिफरेंट s और p करेक्टर हो गए। क्लियर हो गया। इसके बाद शेप कैसी और ज्योमेट्री कैसी, ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर प्लेनर, शेप भी ट्रायंगुलर प्लेनर। क्यों शेप भी वही है, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। जो ज्योमेट्री है और वो शेप अलग अलग कब होती है, शेप चेंज कब होती है, जब सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि जो लोन पेयर मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके उसकी जो ज्योमेट्री है उसको वैसा नहीं, ज्योमेट्री तो वही रहेगी, शेप वैसी नहीं रहने देंगे। ज्योमेट्री क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मींस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को, वो तो वही रहेगा, चेंज होती है शेप। अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल। जैसे नेक्स्ट आ गया इथीन। इथीन जैसे नाम से पता चल रहा है, इथ प्लस इन, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो जैसे कार्बन है, कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड होंगे और H4 लगे हुए हैं, देखो 1H 2H 3H और 4H, ऐसे डबल इन डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये बची हुई वैलेंसी H से ही हम लिखते हैं, जैसे आप सीखे। तो हर कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें हाइब्रिड स्टेट के थ्रू, तो आप कैसे निकालते हैं, वही फार्मूला के सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। तो अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कोई आपसे पूछे निकालो, तो इसमें देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा, ये तो पाई है, तो 3 सिग्मा हो गए, 3 + 0 = 3, और इसका आंसर क्या आ गया बोलो, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऐसे दूसरे कार्बन को देखेंगे तो इसमें भी वही होगा, देखो एक तो इधर सिग्मा और ये बचे इधर 2 सिग्मा, इसके भी 3 + 0 sp2। तो दोनों ही कार्बन मींस डबली बॉन्डेड। अब आप ध्यान रखें, जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। आप बात अपने दिमाग में यानी रख लेना अच्छे से, इसको बिल्कुल बांध के रख लेना इस बात को। जैसे आपने एल्काइन में देखा था पीछे, इथाइन के अंदर जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम था उसकी हाइब्रिडेशन क्या थी, sp, और जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडेशन बोलो क्या होती है, sp2। अब देखिए उसी टाइप से कार्बन की कॉन्जुगेशन 1s2 2s2 2p2, उसी टाइप से ये 4 हमने एक्साइटेड स्टेट लिख दी डायरेक्ट। हाइड्रोजन की कॉन्जुगेशन बोलो क्या होती है, 1s1, और ये हमने इलेक्ट्रॉन को दिखाया। हाइब्रिडेशन मैंने अभी जैसे हमने पहले बता दिया था कि पहले आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया करें इस टाइप से, और वहां से आप कैलकुलेट कर लिया करें, ताकि आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत ना आए कि इसके अंदर sp2 ही क्यों है। ये क्वेश्चन हमेशा ही बच्चों के उठता है दिमाग में, तो पहले आप ये काम करके रखें। ये रफ टफ काम होता है जो हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले साइड में रफ वर्क करके रख लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन वही sp2 हुई। उसके बाद आपके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, सभी की शेप एनर्जी सेम हो गई। और ये अरेंज कैसे करेंगे, these 3 sp2 hybrid orbital arrange themselves around the carbon atom in such a way that there occurs a minimum repulsion। तो देखो ये कार्बन को हमने दिखाया,
C2H4 में 2 कार्बन है, दोनों के अंदर यही हाइब्रिडाइजेशन चलेगी sp2। एक कार्बन के चारों तरफ देखो हमने 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो किया, ऐसे दूसरे के भी देखो अपने चारों तरफ 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज किया एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। जैसे हमने पहले बताया था पॉइंट के चारों तरफ 360 का एंगल होता है, तो यहाँ पे एंगल बोलो कितना होगा, ये जो एंगल होगा इनके बीच में देखो ये यहाँ पे ये एंगल होगा, बोलो ये एंगल बोलो कितने डिग्री का होगा, ये होगा 120 डिग्री का। क्लियर हो गया। ऐसे ही किन्हीं भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में 120 का। उसके बाद नेक्स्ट अब होगा क्या, ये जो आपके 4 कार्बन है जैसे हमने शो किया था, अब ओवरलैपिंग किस किस के बीच हो, तो सबसे पहले तो जो हर एक कार्बन के पास जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या करेगा, वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवर कॉजिंग द ओवरलैप्ड विद द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम, देखो दूसरे के साथ, और ये रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोलो क्या, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। Now the remaining 2sp2 hybrid orbital of each of the carbon atom overlap with the unpaired electrons, overlap with the atomic orbitals of the hydrogen atom having the unpaired electron। देखो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर दिया, और ये बॉन्ड भी बोलो कैसे बन गए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा कैसा बॉन्ड होता है, बोलो वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। क्लियर हो गया। ऐसा होने के बाद देखो स्ट्रक्चर अब तक कैसी बन चुकी है, हम ये साइड में बना देते, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन चुका है, और कार्बन H के बीच में भी देखो ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है। अब ये डबल बॉन्ड कैसे आए, वो आप पहले से जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी जिसके अंदर एक S यूज हुआ था और दो बोलो कौन हुए थे आपके P। अभी एक P बाकी है, देखो ये आ गया अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी एक बाकी है, तो हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो ये हमने शो किया। और वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं बोलो, क्या किस चीज में यूज होते हैं, दे रिजल्ट इन द बोलो किस चीज में, साइडवेज ओवरलैपिंग एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप से पाई बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गया। और इसलिए बोलो हर एक कार्बन के चारों तरफ अगर आप ज्योमेट्री देखें तो क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर अराउंड ईच ऑफ द कार्बन एटम। देखो ट्रायंगल की फॉर्म में इस कार्बन के ऊपर देखो 2H, और इधर दूसरा जो कार्बन है ट्रायंगल की फॉर्म में, एंड सो दूसरे कार्बन को भी देखे, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है अराउंड ईच ऑफ द कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम के चारों तरफ, तो वही शेप होगी, वही ज्योमेट्री होगी। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन होता है BCl3। जैसे इसमें भी आपको क्लियर कट दिख रहा है, जैसे अभी हमने आपको पीछे समझाया कि BCl3 में क्या होता है, एक बोरॉन और उसके ऊपर 3 Cl लगे हुए होंगे, देखो 1 2 3, 3 Cl को अगर हम शो कर दें देखो इसी टाइप से, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जो बोरॉन होता है ग्रुप नंबर किसमें 13 के अंदर होता है। कॉन्जुगेशन बोलो क्या लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p1, देखो इस टाइप से। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, S के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, P के अंदर एक था, ऐसे तो 2 ही बॉन्ड बनते, तो एक इलेक्ट्रॉन S वाला हमें क्या करना पड़ा आगे, जंप, तो इसलिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड बना दिया। तो इस टाइप से जो बोरोन होता है वो 3 बॉन्ड बनाने के बाद बोरोन के पास एक 2p ऑर्बिटल भी होता है आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम आपको बता दें। बोरोन के पास ये जरूर ध्यान रखना, ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट होते हैं जब वो 3 बॉन्ड बना ले उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बचता है, और इसके बेसिस पे काफी सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि ये वैकेंट ऑर्बिटल से करें क्या। तो आगे आप कभी देख पाएंगे एक डेफिनेशन आती है एसिड की, जो लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, अगर बाहर कोई स्पीसी आ जाए इलेक्ट्रॉन पेयर लिए बैठी और वो डोनेट करना चाहे तो बोरोन ले सकता है। इसलिए आगे हम बताएंगे कि बोरोन के जो कंपाउंड होते हैं लाइक जैसे BCl3 वो एसिड होते हैं, क्यों, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल ऑन द सेंट्रल बोरोन एटम, इसलिए वो लेविस एसिड का काम करते हैं। खैर ये तो बाद में आ जाएगा हमारा, फिलहाल हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने देखा बोरोन की कॉन्जुगेशन है 1s2 2s2 2p1, और एक इलेक्ट्रॉन को हमें आगे एक्साइट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के बारे में आप जानते हैं, इसकी कॉन्जुगेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करने थे। वैलेंस शेल को देखा 3s2, देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p5 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है आपके यहाँ पे क्लोरीन के अंदर, तो एक क्लोरीन एक बॉन्ड ही बनाएगा, 3 क्लोरीन है तो 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो बोरोन के पास इसलिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, इसलिए हमें इसकी एक्साइटेड स्टेट देखो लिखनी पड़ी। तो हम ये एक्साइटेड स्टेट देखो लिख देंगे आगे, और इसके अंदर हमने 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन को हमने। इसके बाद जैसे कि हमने पहले बताया हाइब्रिडाइजेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिड स्टेट बोलो हमारी यहाँ पे क्या निकल गई थी, फार्मूला वही था हमारा, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। शुरू में हम ये रफ काम कर लेते हैं, आपको पहले बताया कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 3 का मतलब बोलो क्या होगा, sp2। तो देखो एक S और 2p इंटरमिक्स करेंगे, 3sp
2 hybrid orbital बनेंगे, और these 3 sp2 hybrid orbital arrange themselves around the boron atom in such a way that there occurs the minimum repulsion, और वो तभी हो सकता है when there is an angle of 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का एंगल होगा सभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के चारों तरफ। अब क्या होगा, आपके जो जो आपके क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल हैं, ये अब ओवरलैप करेंगे किसके साथ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। जैसे 2 Cl दिखाए, ऐसे थर्ड आ गया। अब इनके बीच में देखो ओवरलैपिंग हो जाएगी, देखो ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग एरिया को ही बॉन्ड कहते हैं। ओवरलैपिंग देखो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इधर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसलिए जो ओवरलैपिंग एरिया इसको बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड जो बना यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्ड बना, 3 सिग्मा बॉन्ड आपके बन गए। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई BCl3 की। बोलो किस चीज की स्ट्रक्चर बन गई, बोलो यहाँ पे ये आपके BCl3 की देखो स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर हो गया। तो हाइब्रिडेशन बोलो कौन सी थी इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कैसी हुई, वैसे ही ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप भी कैसी हुई, ट्रायंगुलर प्लेनर ही रही, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एनी लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो जब तक सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंजीन को। बेंजीन का फार्मूला है C6H6। उसी टाइप से हम बेंजीन की देखो स्ट्रक्चर अपनी ड्रा कर लेते हैं, कि हम जानते हैं कि बेंजीन के अंदर ऐसा होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। हर जगह पे कार्बन के ऊपर बोलो कौन लगा होता है, इसी टाइप से H। तो अगर हम ऐसे देखें तो हर कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखेंगे, तो आप कार्बन को देखो, ये कार्बन है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, सेकंड सिग्मा, ये थर्ड सिग्मा, एक तो पाई है। तो हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो जाएगी, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो बोलो कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, और लोन पेयर कोई है नहीं। तो इसलिए जो हाइब्रिड स्टेट यहाँ पे निकलेगी वो क्या निकलेगी, बोलो उसी टाइप से 3 + 0 = 3 का मतलब हो गया sp2। तो मींस ईच कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग हैज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन वही लिखी आपने 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में हमने लिख दिया हाइड्रोजन की 1s1 ही होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s और 2p इंटरमिक्स करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो अपने आप को अरेंज उसी टाइप से करेंगे कि ताकि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। देखो एक कार्बन को शो किया, एंगल जो होगा हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में 120 का ही होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिड 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और 360 का एंगल होता है पॉइंट के चारों तरफ, इसलिए 120 120 120। ये कार्बन दिखाया ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6 कार्बन एटम को हमने शो कर दिया, क्योंकि हर एक कार्बन एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगी, sp2। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि हर एक जो कार्बन एटम है उनका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो आपस में इंटरमिक्स कर जाएगा। देखो यहाँ पे ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड आपस में बनाएगा, ये आपस में बनाएगा। मतलब हर कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो गए। देखो इस कार्बन को देखे, पहले वाले को, एक देखो ये इधर यूज हो गया है ओवरलैपिंग में, एक इधर यूज हो गया। तो हर कार्बन के पास जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, उनमें से 2 तो कैसे यूज हुए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, हर एक कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ। तो तो 2 sp2 hybrid orbital of each carbon atom forms the sigma bond with the adjacent carbon atom and so on। ये पूरे में ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक ये रिंग स्ट्रक्चर तो देखो इस टाइप से बन गई। क्या बन गई बोलो, ये इस टाइप से एक रिंग स्ट्रक्चर देखो बन गई, कि जो 6 कार्बन थे उन्होंने आपस में देखो इस टाइप से ये बॉन्ड बना लिया है। यहाँ तक देखो 6 के 6 कार्बन ने बना लिया ना, हो गया क्लियर। अब जो बच गया एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो क्या करे, वहां पे आएंगे देखो H, हर एक sp देखो 1 2 3, ये 4 5 और ये 6 H आ गए। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर H के अंदर, ये हर कार्बन के बचे हुए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे देखो इस टाइप से, और आपके क्या बना लेंगे बोला, ओवरलैप करने के बाद आपके बॉन्ड बना लेंगे। जैसे अभी हमने नीचे दिखा दिया कि हर कार्बन के पास बोलो क्या दिखा दिया हमने, ये H के साथ देखो ये बॉन्ड बन चुका है। देखो ये नीचे हमने शो कर दिया ये। तो अभी तक कितनी स्ट्रक्चर बन चुकी है। इंटरसेक्शन जो पॉइंट होते हैं जो हमने शो नहीं किया, ईच इंटरसेक्शन पॉइंट टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम। हर एक देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये दिखाने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। अब क्या हुआ, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 थी, देखो एक s यूज हुआ था, 2p यूज हुए थे, एक जो बच गया वो कौन, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो नाउ द ईच कार्बन एटम हैज वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो ये रहा।
तो हर कार्बन के पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था हमने शो किया, वो क्या करेगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वो या तो अपने राइट में या लेफ्ट में किसी के साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है। जैसे हमने ये शो किया कि इसने साइडवेज ओवरलैपिंग की, देखो इस पी ऑर्बिटल ने इस अगले वाले कार्बन के पी के साथ, तो ये नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग कर देगा, देखो ऐसे। ये जो बच गए ये आपस में देखो ओवरलैपिंग कर लेंगे, देखो इस टाइप से होगी ना ओवरलैपिंग। तो स्ट्रक्चर क्या बनी, देखो ये स्ट्रक्चर बन गई, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई थी देखो, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई थी देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, एंड सो ऑन। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं कि ओवरलैपिंग ऐसी होती। अगर ओवरलैपिंग देखो ये इस साइड में कर देता, ये जो देखो ये वाला जिसको मैं एरो से शो कर रहा हूँ, ये अपने राइट की बजाय लेफ्ट में कर देता, देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई ओवरलैपिंग, तो ये नेक्स्ट वाले के साथ देखो ऐसे ओवरलैपिंग करता, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों हो पाया, पीछे हमने रेजोनेंस में आपको पढ़ाया था कि ओवरलैपिंग जो साइडवेज ओवरलैपिंग तभी होती है व्हेन दीज ऑल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। तो इसलिए राइट लेफ्ट दोनों साइड में क्यों कर पाए, बिकॉज ऑल द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन ईच ऑफ द कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, इसलिए नेक्स्ट देखो ये बेंजीन की बन गई, क्योंकि इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी है राइट लेफ्ट दोनों के तरफ। तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन के अंदर डबल सिंगल डबल जैसे हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तो दे आर अंडर मूवमेंट, दे आर डीलोकेलाइज्ड। तो इसलिए बीच में हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल क्या शो करता है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड। जो सर्कल है यहाँ पे वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड। तो ये प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड को क्या कर रहा है बोलो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जो सर्कल है। क्लियर हो गया हमारे। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई हमारे बेंजीन की। तो ये थी हमारी अगली हाइब्रिडाइजेशन जिसका नाम बोलो क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या क्या देखा, कि हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। उसके अंदर दो बातें थी हाइब्रिडाइजेशन की करेक्टरिस्टिक के अंदर, पहली कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन की कि वो कब चलती है, और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो कैसे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा टाइप्स के अंदर अभी तक हमने देखा sp, उसके एग्जांपल देखे, फिर sp2 देखा, फिर हमने उसके एग्जांपल देखे। तो अभी तक हमने दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद जो हमारी आती है, वो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे नाम से पता चलता है ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और 3p हाइब्रिड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये इंटरमिक्स करेंगे, और क्या देंगे बोलो, आपके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, शेप भी सेम होगी, तो उसे आप कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो sp3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। वो प्लेन के अंदर तो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो प्लेन के अंदर अपने आप को अरेंज करते तो डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो इसलिए अपने आप को स्पेस में अरेंज कर लेते हैं। वन जो आपका ऑर्बिटल होता है ये अबोधी प्लेन चला जाता है, एनी वन को आप अबोधी प्लेन दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम थोड़ी डार्क लाइन से इसको शो करें, दैट इज प्रेजेंट अबोधी प्लेन। दूसरे को डॉटेड लाइन से अगर हम ऐसे शो करें कि मान लीजिए दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, टू इन द सेम प्लेन, तो एंगल होता है 109.5 डिग्री, ये 109 डिग्री 28 मिनट भी हम कह देते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ताकि इनके बीच रिपल्शन कम से कम, और ये ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल फॉर्म। तो कैसी ज्योमेट्री बन जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और किस लिए हुआ, ताकि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो, इसको टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कह देते हैं। इसके अंदर एस करेक्टर कितना होगा आपके, उसी टाइप से अगर हम परसेंटेज एस करेक्टर निकालते हैं हर एक sp3 के अंदर, तो एस तो देखो एक ही है यहाँ पे, टोटल ऑर्बिटल 4 थे, तो इसलिए जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आ जाएगा 25%। 25% एस करेक्टर होता है। बोलो कितना परसेंट एस करेक्टर होता है sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसके अंदर, 25% एस। क्लियर हो गया। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। क्यों शेप रही टेट्राहेड्रल, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी तक जो हमने किसी भी ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर नहीं दिखाया। अगर हम किसी भी एक ऑर्बिटल में लोन पेयर शो कर दें, जैसे हमने यहाँ पे तो कोई एग्जांपल तो अभी तक लिया नहीं है, हमने तो यूनिफॉर्मिटी दिखाई है कि मान लीजिए हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता, मान लीजिए 3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते और किसी एक के अंदर हम शो कर देते एक लोन पेयर, देखो ऐसे, इसकी वजह देखो यहाँ पे ऐसे शो कर देते हैं, देखो ऐसे ये लोन पेयर कर देते, मान लीजिए लोन पेयर होता, लोन पेयर होता तो अब क्या होता, ये लोन पेयर आपके दूसरे जो बॉन्ड पेयर है इनके साथ ज्यादा रिपल्शन करता, और जो आपकी शेप है ऐसी नहीं रहेगी टेट्राहेड्रल, वो पिरामिडल बन जाएगी। वो हम आगे जाके एक्सप्लेन
करेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी जो आपकी टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन थी, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, उसके रिलेटेड कंपाउंड्स को। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं इथेन। तो इथेन की स्ट्रक्चर आप पहले से जानते हैं। इथेन की स्ट्रक्चर बोलो कैसी होती है? C2H6। देखो इस टाइप से, इथ और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, हमने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाया। ये सिग्मा बॉन्ड है, बचे हुए भी आपके सिग्मा बॉन्ड है। तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था? हाइब्रिड स्टेट इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 4 का मतलब हो गया sp3। ऐसे ही दूसरे कार्बन एटम के ऊपर भी देखो, इधर साइड में ये सिग्मा बॉन्ड ही है, तो ये एक एच और था, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से ईच ऑफ द कार्बन एटम इन द इथेन हैज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने पता कर लिया। उसके बाद हमने कार्बन की कॉन्जुगेशन उसी टाइप से देखो लिखनी पड़ती है, 1s2 2s2 और अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में शो की। हाइड्रोजन की कॉन्जुगेशन 1s1 होगी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे और 4 न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। सभी की शेप एनर्जी एक जैसी होगी और ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम, सो दैट देयर occurs द मिनिमम रिपल्शन एंड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो देखो ये अरेंज कर लिया 109.5 डिग्री के एंगल के ऊपर, दोनों कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखो ये वन कार्बन को हमने दिखाया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे दूसरे को भी हमने शो कर दिया। अब क्या होगा? अब बच गए आपके पास हाइड्रोजन 6, वो कहाँ पे आएंगे? 3 हाइड्रोजन आपके एक कार्बन के पास आएंगे, 3 दूसरे के पास। तो अब ओवरलैपिंग होगी कैसे? ओवरलैपिंग ऐसे होगी कि one of the sp3 hybrid orbital of each of the carbon atom overlap with each other to form the sigma bond। देखो सबसे पहले तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन के, देखो आपस में मिला के बन गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। नाउ द रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो बचे हुए 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ द कार्बन एटम forms the sigma bond with the atomic orbital of the H atom having the unpaired electron। देखो उनके साथ सिग्मा बॉन्ड ये बना लेंगे, आपके बनेंगे सिग्मा ही, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, और ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस टाइप से ये आपका इथेन की स्ट्रक्चर बन गई। तो हमने ये इथेन को एक्सप्लेन किया। अभी तक ये हमारी रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है। हम आपको बता दें, वो सारी ज्योमेट्री अभी तक जो आपने पढ़ी, जिसके अंदर आपने क्या देखा कि जिसके अंदर कोई भी आपके लोन पेयर नहीं था, तो वो सारी आपकी रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है, आप ध्यान दें। और जिनके अंदर लोन पेयर आ जाएगा उसको कहेंगे डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। क्या कहेंगे बोलो? वो डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ज्योमेट्री बिकम्स डिस्टोर्टेड और उसकी शेप अलग बन जाएगी। तो नेक्स्ट हम लेते हैं अब मीथेन को। जैसे अभी हमने, तो ये तो उससे भी सिंपल एग्जांपल होगा, इसमें तो आपको कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। एक कार्बन है और उसके ऊपर आपने 4 H हमने लगा रखे हैं, पहले हम ये डिस्कस भी कर लिया था हमने। चारों सिग्मा बॉन्ड है, चारों सिग्मा है, तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जो हाइब्रिड स्टेट आप निकालते हैं, तो 4 + 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 का मतलब उसी टाइप से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपकी हाइब्रिड स्टेट निकल जाती है। क्लियर हो गया? इसमें कार्बन इवन है, तो ये तो बड़ा सिंपल केस हो जाएगा आपके। कार्बन की कॉन्जुगेशन लिखी, हाइड्रोजन की लिखी। क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास 4 है, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कार्बन के पास, इसलिए हमने एक्साइटेड स्टेट भी लिखनी पड़ी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी जैसे हमने पहले ही सीख लिया। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से? 1 2s, एक तो 2s होगा, और 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू गिव द 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। These sp3 hybrid orbital arrange themselves around the central atom, around the central carbon atom in such a way that there occurs the minimum repulsion and the maximum stability। और ताकि इनकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए, 109.5 डिग्री के एंगल के ऊपर स्पेस में चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और उसके बाद आपके बच गए बोलो कौन? ये 4 हाइड्रोजन, ये क्या करेंगे बोलो? ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे आपके किसके साथ? इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर और एक H के एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इस तरह से 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए आपके। कि बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं? चारों के चारों आपके कैसे बॉन्ड है? दिस ऑल द 4 आर द सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग एरिया को क्या कहते हैं? बॉन्ड। और here the overlapping takes place along the internuclear axis, so it is a sigma bond and it is a first formed bond। तो इसलिए आपकी ये स्ट्रक्चर बन गई।
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई आपकी। मीथेन की स्ट्रक्चर देखो ये हमने शो कर दी यहाँ पे। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट अब हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट कंपाउंड अमोनिया। अमोनिया के अंदर भी देखें तो अमोनिया के अंदर क्या होगा, देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है 3H के साथ, देखो इस टाइप से। ग्रुप 15 का एलिमेंट है, देखो 15। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, तो 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो बॉन्ड बना लिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो क्या, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। वो क्या होंगे, और उसको आप ऐसे डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हाइब्रिड स्टेट निकालने का। सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड बोलो कितने हो गए, यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है, तो 3 + 1 = 4 आ गया ना, 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री जो होती है उसको कहते हैं डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। व्हाट आर द रेगुलर ज्योमेट्री, बताओ शभी। रेगुलर ज्योमेट्री वो होती है द ज्योमेट्रीज इन विच देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, and the geometries in which there is lone pair around the central atom that called the distorted geometry। और फिर उसकी शेप, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर इस केस में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अब आपकी आ गई यहाँ पे 4 का मतलब बोलो क्या हो गया sp3, तो शेप अब टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, वो आपकी चेंज हो जाएगी एक लोन पेयर की वजह से। अभी आप बताएंगे वो पिरामिडल शेप कहते हैं आपसे। तो अब हम देखते हैं अमोनिया में एक नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3। आपके ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इसलिए 3 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के पास एक, तो 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, 3 है ही अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नाउ द 1s and 3 2p atomic orbital intermix with each other to give the same number of new orbitals called the sp3 hybrid orbital having the same shape and the same energy। सभी की एनर्जी भी सेम है, शेप भी सेम है। and now these 4 sp3 hybrid orbital arrange themselves around the central nitrogen atom in such a way that they occur the minimum repulsion। लेकिन एक चीज बता दें, क्योंकि लॉन पेयर मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आगे हम देख भी पाएंगे ऐसा क्यों हुआ। एक रूल पढ़ाएंगे हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसे आप बेंट रूल कहेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोन पेयर होता है ये इन बॉन्ड पेयर के साथ, क्योंकि मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे, आपके बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके लोन पेयर। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है बोलो, दीज आर दी लोन पेयर। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड पेयर के साथ मैक्सिमम रिपल्शन दिखाएंगे, जिसकी वजह से जो एक गैप है इनके बीच का, जिसे एंगल कहते हैं, वो क्या हो जाएगा बोलो, बताओ। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये गैप बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से ये जो गैप है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये आपका कम हो जाएगा। और ये कितना कम हो जाता है, ये जो गैप कम हो जाता है, देखो ये तो हो जाएगा ग्रेटर देन 109.5 डिग्री। ये वाला देखो, इधर वाला गैप ग्रेटर देन 109.5 डिग्री। 109.5 होना चाहिए था, वो उससे भी ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर रिपल्शन। और ये जो इधर वाला गैप है ना, एक लोन पेयर आने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है दैट डिक्रीजेस बाय 2.5 डिग्री, और ये हो जाएगा 107 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये 107 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला गैप। क्लियर हो गया। वो वहां पे गलती से मिसप्रिंटिंग हो गया था, तो हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। वो गैप कितना हो जाएगा बोलो, लोन पेयर और उस बॉन्ड के बीच का गैप बोलो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 109.5 डिग्री, और इधर वाला 107 डिग्री का हो जाएगा। आ गई बात समझ में इस टाइप से। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी अमोनिया के, देखो 3HI, और ये अमोनिया की देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे हमने दिखा दी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए, और जैसे अभी आपको बताया गया था, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये हो जाएगा बोलो कितने डिग्री का, ये वाला एंगल 107 डिग्री। और ये जो एंगल है इधर वाला, ये कितना हो जाएगा, दैट बिकम्स ग्रेटर देन 109.5 डिग्री। ये ग्रेटर देन 109.5 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपने देखा अमोनिया के बारे में। बोलो ज्योमेट्री कैसी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री वो डिस्टोर्ट हो चुकी है, थोड़ी उसमें डिस्टोर्शन आ गई है, लेकिन शेप कैसी, शेप अब टेट्राहेड्रल नहीं रही, वो रही पिरामिडल। जब एक लोन पेयर आ जाता है तो अब उसे पिरामिडल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर। वाटर के अंदर भी उसी टाइप से, जो ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 8 है इसका, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 1s2 2s2 2p4। जैसे नाम से पता चल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन 2 आ गए तो 2 तो बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए, तो 6 में से 2 यूज हो गए, 4 बच गए। 4 किसकी फॉर्म में प्रेजेंट? इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या निकल जाएगी यहाँ पे? अगर आप निकाले तो सिग्मा बॉन्ड बोलो कितने हैं? बोलो यहाँ पे ये एक और एक दो सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर भी 2 ही हैं, तो आंसर आ गया 4। 4 का मतलब उसी टाइप से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? और ओपन फॉर्म से समझते तो भी ऐसे ही समझते आप, पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाते तो भी आपको यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है, 2 तो लोन पेयर और 2 ये बॉन्ड पेयर ही होंगे। अब आप देखिए ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको और 2 ही लोन पेयर हैं। जैसे हमने पीछे बताया था हाइब्रिडाइजेशन के दौरान वो सभी ऑर्बिटल आपके इंटरमिक्स कर जाते हैं, वो वैकेंट हो तो इंटरमिक्स कर जाते हैं, लोन पेयर हो तो इंटरमिक्स कर, देखो फुलफिल्ड है तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट अभी करेंगे। देखो आपके एक एस और 3p कर गए ना ये इंटरमिक्स, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो ये हाफ फिल्ड है तो भी, फुल फिल्ड है तो भी, तो ये हमने पीछे पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। क्लियर हो गया? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बोलो उसी टाइप से sp3, तो जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दे अरेंज देमसेल्फ अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच ए वे दैट देयर अकर द मिनिमम रिपल्शन। तो देखो ये आपके लोन पेयर हो गया। उसी टाइप से हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये फिर से आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक देखो इस डायरेक्शन में हो गई है। ये एंगल तो बोलो कितने का हो जाएगा? ग्रेटर देन 109.5 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा लोन पे रिपल्शन की वजह से। इस रिपल्शन की वजह से, क्योंकि पहले तो क्या था, हर एक चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में जो गैप था वो सेम था, वो क्या था बोलो? बिल्कुल सेम था। लेकिन अब क्या हो जाएगा कि आपके जो ये बच गए ना, ये इनके बीच जो एंगल आएगा, देखो यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा। देखो इधर से लोन पेयर से रिपल्शन मिली तो 2.5 घट गया, इस लोन पेयर से इसको रिपल्शन मिली तो 2.5 घट गया आपका। जैसे आपने अमोनिया में अभी देखा था कि एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कितना माइनस होता है? 2.5। एक और से बोलो कितना हो जाएगा? 2.5, तो टोटल 5 से घट गया, तो बोलो कितना आ गया? 104.5 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल होता है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 104.5 डिग्री। और ये बातें जो एप्लीकेबल है डिक्रीजेस बाय 2.5 डिग्री, एप्लीकेबल तभी होती है व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ये बात आप ध्यान रखना, इसको हर जगह आप एप्लीकेबल नहीं बनाएंगे। तो इसके बाद हम आगे बताते हैं, ये तो हमने बता दिया किस तरह से बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये अब 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये ओवरलैपिंग करेंगे देखो आपके, और इस तरह से ये अपना बॉन्ड बना लेंगे, देखो नेक्स्ट ओवरलैपिंग करके, और इस टाइप से वाटर की देखो स्ट्रक्चर बन जाएगी। और जो वाटर की देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस वाटर की स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है बोलो कितने का हो गया? अभी आपको जो बताया गया था, ये जो एंगल है इनके बीच में बोलो कितने का है? ये जो एंगल है ये हो गया 104.5 डिग्री। आपकी डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई है कि लोन पेयर की वजह से। शेप कैसी देखो? वी शेप या बेंट शेप। तो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है, शेप बोलो कैसी? वी शेप, या इसको बेंट शेप कह देते हैं। तो ये था वाटर, बोलो क्या था ये? वाटर। हाइब्रिडाइजेशन वही sp3। तो अब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा। तो अभी तक हम sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अगली हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट नाम से पता चल रहा है कि इसमें 1 तो s, 3p और 1d एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके क्या देंगे? 5 इंटरमिक्स करेंगे तो बोलो कितने बनेंगे? 5 करेंगे इंटरमिक्स। और जो d यूज होगा, ये स्पेशली आपको यहाँ पे याद रखना है, वो 3, वो कौन सा होगा? dz² यूज होता है। कौन सा यूज होता है बोलो? dz²। ये नहीं आपको ऐसा हो लिख देंगे, इसके पर्टिकुलर रीजनिंग होती है ताकि प्रॉपर इंटरमिक्सिंग हो सके यहाँ पे। फॉर द प्रॉपर इंटरमिक्सिंग, प्रॉपर कॉम्बिनेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होगा डी का, वो dz² ही होगा। और उसी टाइप से 5 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, पांचों के पांचों का नाम क्या होगा? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरेंज कैसे करेंगे अपने आप को ये, ताकि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो? तो वो पॉसिबिलिटी क्या है? वो इसकी ट्रेंगल और बाई पिरामिड की शेप होगी। देखो ये 3 तो आपके ऑर्बिटल हमने दिखा दिए sp3d, वो तो ट्रायंगल की फॉर्म में हो गया। एंगल बोलो कितना हो गया? तीनों के बीच में 120 120 120, जैसे आपने sp2 में पढ़ा था। अब बच गए 2 और, वो कहाँ पे? वो पिरामिड की फॉर्म में होंगे, 1 अबोव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन। तो ये आपके 1 अबोव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन होंगे। तो ये जो 3 जो हमने देखो पहले लिखे थे, हम आपको बता दें, दीज 3 कॉल्ड द इक्वेटोरियल पोजीशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन।
इन्हें इक्विटोरियल बॉन्ड्स ऑर्बिटल कहेंगे। इन्हें कौन से कहेंगे बोलो? इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स, इक्विटोरियल पोजीशन है। उसके बाद द अदर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू रिमेनिंग विच आर प्रेजेंट, वन अबो द प्लेन अदर बिलो द प्लेन। एक अबो द प्लेन है, देखो इसको सॉलिड लाइन से अगर हम शो कर दे, अदर बिलो द प्लेन अगर ऐसे डॉटेड लाइन से इसको शो कर दे, दिस कॉल्ड एक्सियल। ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। So the orbital which are present in the plane of paper called the equatorial orbital, या बॉन्डों की बात आएगी तो equatorial bonds, and the bond which are present either above the plane or below the plane called the axial bonds. तो बोलो क्या जितने भी आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं क्या सभी सेम हैं? नो। क्या सभी की पोजीशन सेम है? नो। क्या सभी एक दूसरे के इक्विडिस्टेंट हैं? नो। जो थ्री आपके sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जो तीन है, उनके बीच में तो एंगल बोलो कितने का है? 120 का है। और जो अबो और बिलो दी प्लेन है, ये क्योंकि प्लेन के साथ है तो ये एंगल बोलो कितने का बनाएंगे? देखो ये ऐसे अबो दी प्लेन है ये, तो ये एंगल बोलो कितने का होगा? ये 90 डिग्री का होगा। तो देखो ये जो एक एक्सियल ऑर्बिटल है ना, देखो ये जो अबो दी प्लेन है, ये आपके जो तीन है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो 120 एंगल वाले, उनके साथ कितने का एंगल बनाता है? ये एक्सियल ऑर्बिटल फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विद थ्री इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, with three equatorial hybrid orbitals. Similarly जो दूसरा है ये एक्सियल ऑर्बिटल, देखो ये दूसरे वाला भी, ये भी कितने बनाएगा उसी टाइप से बोलो? 90 डिग्री एंगल विद द थ्री इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बोलो 90 डिग्री के टोटल कितने एंगल्स बनाए? तीन तो ऊपर और तीन नीचे वाले एक्सियल ऑर्बिटल की वजह से। तो इसका मतलब बोलो टोटल 6 बॉन्ड तो बोलो कैसे हो गए? 90 डिग्री के। 6 बॉन्ड तो बोलो कितने हो गए? 90 डिग्री के, क्योंकि जो अबोधी प्लेन है ऊपर वाला जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो तीन बॉन्ड बनाता है, तीनों के साथ 90 डिग्री के। नीचे वाला जो है बिलो दी प्लेन जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो भी तीन 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलो 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? 90 डिग्री के 6 एंगल हैं। तीन एंगल ऊपर वाला एक्सियल ऑर्बिटल बनाता है, तीन एंगल नीचे वाला बनाता है। 120 डिग्री के कितने एंगल हैं? 120 डिग्री के 3 एंगल्स हैं। ये 120, 120 और 123, तो 3 एंगल्स तो बोलो क्या हो गए आपके? 120 डिग्री के बन जाते इसके अंदर। ठीक हो गया ना? आ गई बात समझ में? तो इस टाइप से आप ये जरूर ध्यान रखना इस बात को। तो बोलो 6 एंगल तो बोलो कितने बने? 6 एंगल हैं ये 90 डिग्री के, बोलो कितने हैं? दीज आर 6 इन नंबर। 3 बाय 1 एक्सियल ऑर्बिटल, 3 बाय अदर एक्सियल ऑर्बिटल, इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने जैसे बताया कि जो आपके ऑर्बिटल्स है ये आपके इन्होंने अरेंज कर लिया अपने आप को इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के ऊपर। इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, और बोलो कौन सी पोजीशन के ऊपर अरेंज कर लिया? एक्सियल पोजीशन के ऊपर। उसके बाद देखो आगे क्या हुआ। जब ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी? एक तो ट्रायंगल हो गया और उसके बाद दो पिरामिड हो गए, एक अबोधी प्लेन एक बिलोधी प्लेन, तो इसलिए उसको कहते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिड ज्योमेट्री। क्या कहेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और ऐसा किस लिए? ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाई पिरामिड, शेप भी वही ट्रायगोनल बाई पिरामिड, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है अराउंड द सेंट्रल एटम। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल इसका, जैसे PCl5। PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस को देखें, कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होती है? ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है ये, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो वैलेंस शेल के अंदर आपने देखा 3s2 और 3p3। क्लोरीन को देखें आप ध्यान से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होगी? 17 एटॉमिक नंबर है। तो वैलेंस शेल में देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p5 आ गया ना लास्ट में। 3p5 के अंदर एक अनपेड, एक क्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो एक बॉन्ड बनाएगा। तो 5 क्लोरीन है PCl5 के फार्मूले में, तो बोलो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 5। इसलिए फास्फोरस सेंट्रल एटम के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो इस टाइप से फास्फोरस के पास एक अनपेड, दो अनपेड, तीन अनपेड, चार अनपेड, पांच अनपेड। देखो तभी तो 5 बॉन्ड बनाएगा ना, ताकि एक Cl आए एक इलेक्ट्रॉन लेके तो एक बॉन्ड, दूसरा आए तो दूसरा बॉन्ड, तीसरा आए तो देखो तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो बन गए। लेकिन अब दो बॉन्ड कैसे बने? जब तक अनपेड ही नहीं होंगे। तो इसलिए फास्फोरस को अपने जो ये पेड इलेक्ट्रॉन है 3s के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा? अनपेड करना पड़ेगा। वो एक्साइट हो जाएंगे। अब देखो आपकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, होगी ना 5 अनपेड। तो 5 अनपेड होते ही साथ जो क्लोरीन है वो आएगा नेक्स्ट वन,
और ये बॉन्ड इस टाइप से बना लेगा और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, जैसे अभी हमने बताया इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो 5 का मतलब क्या होता है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगी? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ऐसे हम चेकआउट कर लेते तो PaCl5 की उसी टाइप से हमने स्ट्रक्चर बनाई और हमने देखा कि ग्रुप नंबर 15 का ये एलिमेंट था और उसी टाइप से बेसिक तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन का पता कर लिया और हमने लिख दिया। तो एक तो S3p और एक 1d होगा dz² वाला, वो इंटरमिक्स करते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर देते हैं। 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बन जाएंगे। वो अरेंज करेंगे अपने आप को इस तरीके से ताकि रिपल्शन कम से कम हो। वो तरीका हमें पहले ही पता है। 3 प्रेजेंट होंगे इन द सेम प्लेन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, वन अबोव द प्लेन अदर बिलो द प्लेन। तो ये जो दो होते हैं, जो अबोव द प्लेन होता है, ये आपके एक्सियल पोजीशन कहलाती है। ये आपके एक्सियल हो गए। और जो 3 जो बच गए ये आपके कैसे होते हैं? दीज आर दी इक्वेटोरियल। बोलो कैसे होते हैं? दे आर दी इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक हो गया ना? तो ये इक्वेटोरियल होते हैं। दो ही एक्सियल होते हैं, अबोव बिलो द प्लेन। उसके बाद जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आएंगे जितने भी, वो क्या करेंगे? बोलो PCl5 की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बने? तो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने sp3 हाइब्रिड, इनके पास बोलो कौन आएगा ओवरलैप करने के लिए? आपके तो क्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन के पास बोलो क्या है? जो 3p ऑर्बिटल है, देखो ये वाला जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था। तो 5 क्लोरीन आए। देखो पांचों क्लोरीन ने क्या किया? देखो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, देखो रेड कलर से दिखा है। एक सिग्मा बॉन्ड, ये सेकंड सिग्मा, ये थर्ड सिग्मा, फोर्थ सिग्मा और ये फिफ्थ सिग्मा बन गया। ये आपके क्लोरीन का बोलो कैसा ऑर्बिटल है? ये आपकी देखो 3p जो ऑर्बिटल आ गया। ये एक 3p, ये सेकंड 3p, दूसरा Cl, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, पांचों Cl आ गए ना। बीच में बोलो कौन था? ये यहाँ पे बीच में ये फास्फोरस है। देखो ये फास्फोरस होता है बीच में, जिसके ये आपके जो हमने ये 5 देखो यहाँ पे जो दिखा रखे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर हो गया। तो इस टाइप से फाइनल शेप बन जाती है। ये PCl5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिड इसकी शेप हो गई, यही इसकी ज्योमेट्री हो गई। तो ये थी आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने देखा, जिसके अंदर 3 तो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं। बोलो 3 बॉन्ड्स बोलो कैसे होते हैं? इक्विटोरियल। और जो ये 2 बॉन्ड होते हैं, ये और ये 2 बॉन्ड, बोलो ये कैसे बॉन्ड होते हैं? एक्सियल बॉन्ड। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इन द PCl5 देयर आर दी 2 एक्सियल बॉन्ड एंड देयर आर दी 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स। आगे आप समझ पाएंगे कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं दे आर समवट लॉन्गर, ये थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़े लॉन्गर होते हैं। आगे हम आपको सिखाएंगे जब बेंट रूल पढ़ाएंगे उसके दौरान, कि जब हम अगर हीट कर देते हैं और इसका डिसोसिएशन मान लीजिए हो जाए, Cl2 लॉस हो जाए, मतलब ऐसे बन जाए, एक तो PCl3 बन जाए और ये Cl2 निकले। कौन से Cl निकले? कौन से 2 Cl? क्योंकि ये जो आपको आगे बताएंगे जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं दे आर समवट लॉन्गर, ये थोड़े लंबे होते हैं। लंबे होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ये बॉन्ड लंबा होगा तो वीकर होगा, ये बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाएगा। ये 2 Cl हमेशा लॉस होते हैं और ये बच गया आपका PCl3। तो इस टाइप से Cl2 का लॉस हो जाएगा। आगे जाके आप समझ पाएंगे कि हमेशा एक्सियल बॉन्ड ही ब्रेक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगली हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल मींस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर जैसे नाम से पता चल रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन इन विच द 1s3p एंड द 2d ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू गिव द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अंदर जो डी होंगे कौन कौन सा होगा? एक तो dz² और दूसरा होता है dx² - y²। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कई बार कंपटीशन के अंदर। तो 6 बन गए। किस टाइप से अरेंज करेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो? वो पॉसिबिलिटी क्या होती है? वो होती है ऑक्टेहेड्रल। देखो 4 तो आपके प्लेन के अंदर ही होंगे, एंगल 90 डिग्री का ही है। अब अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन है, वो भी 90 डिग्री का ही है। मींस सभी आपके इक्विडिस्टेंट पे हैं एक दूसरे से। सभी क्या है? बोलो इक्विडिस्टेंट के ऊपर है। सभी के बीच बॉन्ड एंगल बोलो कितने का है? 90 का है। The angle in between any of the two hybrid orbital is 90 डिग्री। उनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो ये ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री कहलाती है। कैसी ज्योमेट्री कहलाती है? बोलो ऑक्टाहेड्रल। तो इसे ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ज्योमेट्री और शेप दोनों ऑक्टाहेड्रल ही होंगी यहाँ पे। अगर लोन पेयर नहीं है इसलिए, अगर लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री वो नहीं रहेगी। तो इनके अंदर बस यही ध्यान रखना है कि जो आपके जो इन ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो बॉन्ड जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? द बॉन्ड आर फॉर्म्ड पैरेलल टू XY एंड Z एक्सिस। XY एंड Z एक्सिस के पैरेलल बनते हैं। इसीलिए आपके वो ऑर्बिटल जो ऑन द प्लेन प्रेजेंट होते हैं डी के, वो बोलो कौन से होते हैं? वो होते हैं
आप सभी जानते हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की जो शेप होती है, दे आर प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस, यानी जो ये ऑर्बिटल जो आपके प्रेजेंट है ना, बोलो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो दूसरा है बोलो ये कैसा है, बोलो ये आपका वाई एक्सिस है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है यहाँ पे। तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ये आपकी चीजें यहाँ पे। क्लियर हो गया? दैट इज द रीजन कि क्यों डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र यूज होते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे SF6। पहले सल्फर को हमने देखा, उसी टाइप से अगर आप देखें सल्फर ग्रुप नंबर 16 का है, और 16 के अंदर बोलो क्या होते हैं बाहर 6, इसके अंदर देखो आपकी वैलेंस शेल के अंदर आपके बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हो गए ना 6, और 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो जाएगी, sp3d3, sp3d3 या d2 बोलो, sp3d2 बन जाएगी आपकी। ठीक हो गया, क्योंकि 6 है टोटल, एक S 3 P और 2 D। क्लोरीन को देखा उसी टाइप से, आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो सल्फर के पास आपके 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 फ्लोरीन क्योंकि 6 बॉन्ड बनाएंगे। अभी तक तो 2 ही आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इनको एक्साइट करना पड़ेगा, एक तो 3p का एक्साइट हो जाएगा, एक 3s का एक्साइट हो जाएगा। अब देखो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस will occur in between by using the 1s 3p and the 2d. These 2d are dz square and the dx square minus y square, because these two आपके orbitals are d orbitals are present on the axis, ये on the axis होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो टोटल ऑर्बिटल बने, बोलो कितने बन गए आपके, 6 बन गए, sp3d2। सभी आप अपने आप को बोलो कैसे अरेंज करेंगे ताकि इनके बीच रिपल्शन कम से कम हो, तो रिपल्शन कम से कम बोलो कैसे होगी, जब ये ऑक्टाहेड्रल शेप एक्वायर कर लेती है, इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, जब एंगल सभी के बीच में 90 डिग्री का यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद 6 आपके फ्लोरीन आएंगे, देखो ये फ्लोरीन के जो 2p ऑर्बिटल है, जिसके पास देखो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन था, अब ये ओवरलैपिंग के लिए आएगा, देखो ये ओवरलैपिंग कर गए, और 6 आपके सिग्मा बॉन्ड देखो बन गए, ये 2p आने के बाद ये 1 सिग्मा, ये सेकंड सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये थर्ड सिग्मा बॉन्ड बन गया, एंड सो ऑन, इस टाइप से ये सिग्मा बॉन्ड आपके यहाँ पे बन गए। ठीक हो गया, तो ये SF6 की और स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाई, और शेप दोनों क्या होंगी बोलो, ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद नेक्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं sp3d3, जिसे पेंटागोनल बाइपिरामिड भी कहते हैं, जिसके अंदर 1s 3p और 3d ऑर्बिटल आपके इंटरमिक्स करके आपके टोटल कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे बोलो, 7। बोलो ये आपके यहाँ पे कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, दे गिव द 7, 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग द सेम शेप एंड द सेम एनर्जी। जो सातों कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को, 5 तो कर लेंगे प्लेन के अंदर, पिरामिड आप ध्यान रखें, ये बात आप दिमाग में बिठा ले, पिरामिड 2 ही होंगे, हमेशा कहीं पर भी देख ले पिरामिड 2 ही होंगे। टेट्राहेड्रल में देखो 1 अबोव द प्लेन था, 1 बिलो द प्लेन हमने किया था, टेट्राहेड्रल शेप बन गई थी। अपने पेंटागोनल के अंदर देखे वहां पे पिरामिड एक ही बन पाया था, एक ट्रायंगल बन गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें आपके ऑक्टाहेड्रल के अंदर 2 पिरामिड बने, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ऐसे ही यहाँ पे पिरामिड 2 ही होंगे। 5 हो गए पेंटागन के अंदर, पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री एंगल होता है। अगर 5 sp3d3 आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने एक ही प्लेन में कर दिए, तो बोलो कितने का एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि 5 हिस्से में आपने इसको डिवाइड किया, तो 360 डिवाइड बाय अगर आप 5 करते हैं तो बोलो कितना आ जाएगा 72। तो यहाँ पे जो एंगल है बोलो ये कितने डिग्री का होगा, बोलो 72 डिग्री का होता है। और जो 2 बच गए अबोधी प्लेन, वो कितने का एंगल बनाते हैं, वो हमेशा बनाते हैं 90 डिग्री का। अबोधी प्लेन बिलो दी प्लेन, ये एक अबोधी प्लेन है और एक दूसरा बिलो दी प्लेन, एक ऊपर से आ रहा है एक नीचे से आ रहा है। तो अब आप ये बताओ कि जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है जिसे आप एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, बोलो कैसा कहते हैं, ये आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था। ये टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, ये एक एक्सियल, ये एक्सियल जो पांचों ऑर्बिटल है ये जो प्लेन के अंदर, उनके साथ कितने बॉन्ड बनाए, पांचों के साथ कितने डिग्री का बॉन्ड बनाए, ये बॉन्ड बनाए 90 डिग्री का। क्लियर हो गया, कितने बॉन्ड बने, 5 बॉन्ड्स, बोलो कितने बॉन्ड बनाए इसने, 5 बॉन्ड्स। ऐसे जो ये बिलो दी प्लेन वाला एक्सियल आपका ऑर्बिटल होगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा, ये कितने बॉन्ड बना रहा है इक्वेटोरियल के साथ, ये भी 90 डिग्री का बॉन्ड बना रहा है पांचों के साथ, तो 5 बॉन्ड्स बना रहे हैं अभी।
तो 90 डिग्री वाले कितने बॉन्ड है टोटल 10, 5 ऊपर वाले एक्सियल की वजह से, 5 नीचे वाले की वजह से, टोटल 10 बॉन्ड्स बनेंगे। और 72 डिग्री वाले कितने बॉन्ड है, वो है 5। वो बोलो कितने बॉन्ड है, वो आपके 5 बॉन्ड्स होंगे 72 डिग्री के। तो इसलिए इसको कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री। तो जितने भी 5 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दे ओरिएंट देमसेल्फ इन ए प्लेन एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, एंड द रिमेनिंग 2 sp3d2 and the remaining sp3d3, sorry, यहाँ पे, and the remaining sp3d3 hybrid orbital are present above and below the plane at angle of 90 डिग्री, वो प्रेजेंट हो जाते हैं। और इसलिए इनकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, पेंटागोनल बाई पिरामिड, और शेप क्या कहलाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिड, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी लोन पेयर। सभी के पास कोई लोन पेयर नहीं, हमने अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए, सिंपल सिग्मा बॉन्ड बनते हुए हमने दिखाए। तो अभी तक जो हम बातें करें रेगुलर ज्योमेट्री की बात थी यहाँ पे। अगर लोन पेयर आ जाता है तो आपकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रहती, वो डिस्टोर्टेड हो जाती है, जैसे आपने अमोनिया के केस में देखा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब हम देख रहे थे। तो मीथेन के अंदर CH4 में कोई सारे सिग्मा बॉन्ड थे, आपने देखा था, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही थी, लेकिन आपके वो लोग क्या बन गया था, वहां पे पिरामिडल शेप बन गई थी। वाटर के केस में आपने देखा था हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही थी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई थी, लेकिन शेप क्या बन गई वहां पे, वी शेप या बेंट शेप बन गई थी। क्लियर हो गया। तो ये था sp3d3 के। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम, एग्जांपल IF7 जैसे। सेंट्रल एटम बोलो कौन हो गया, आयोडीन। सेंट्रल एटम कौन हो गया, आयोडीन। आप कैसे याद करते हैं बोलो इनकी कॉन्फ़िगरेशन, कि आप सभी जितने भी ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है, आप सभी की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन की आपने लिख ली 1s2 2s2 2p5। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, वैलेंस शेल के अंदर क्या है, 2s2 2p5, है ना। तो आप ये जानते हैं ग्रुप नंबर 17 के अंदर आप देखिए, फ्लोरीन के नीचे बोलो कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन के नीचे बोलो कौन है आपके, ब्रोमीन। ब्रोमीन के नीचे बोलो कौन है, आयोडीन। अगर फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आ गया वैलेंस शेल के अंदर 2s2 2p5, देखो इस टाइप से, तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा यहाँ पे 3s2 3p5, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 4s2 4p5, और आयोडीन में क्या आया 5s2 5p5। इसलिए हमने डायरेक्ट वैलेंस शेल लिख दी थी यहाँ पे 5s2 5p5, आयोडीन 53 एटॉमिक नंबर के अंदर 5s2 5p5 और 5d अभी वैकेंट है। अब फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा 1 बॉन्ड, ठीक है। और सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। मैंने पहले पहचान बताई थी, विच आर लेस इन नंबर, फार्मूले में जो संख्या में सबसे कम दिखे वो सेंट्रल एटम, और जो दूसरे दिखे वो आपके कौन है बोलो, नेबरिंग एटम। फ्लोरीन है जैसे, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। 7 फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे, दे विल फॉर्म द 7 बॉन्ड। तो आयोडीन के पास 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, इसलिए इसके एक्साइटेड स्टेट लिखनी होगी, जिसमें इसके जो 5p के देखो ये जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ये एक्साइट कर दें तो भी 5 ही हो पाएंगे, 7 ही तो है, 7 को अनपेड करना पड़ेगा डी के अंदर, देखो तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन चलेगी, तो कौन कौन यूज हुए, एक dz स्क्वायर, एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक dxy यूज होता है। और इस टाइप से आपके टोटल 1s 3p और 3d यूज हो गए, 7 आपके बनेंगे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे उसी टाइप से, सो दैट दे रखकर द मिनिमम रिपल्शन। पॉसिबिलिटी एक है, मैंने अभी बताया था, पिरामिड 2 ही होते हैं, 5 कहां पे रहेंगे, फिर इन द सेम प्लेन, सो कॉल्ड द पेंटागोनल बाई पिरामिड की फॉर्म के अंदर। तो ये पेंटागन बन गया 72 डिग्री पे, एक अबो एक बिलो दी प्लेन हो गया, तो पेंटागोनल बाई पिरामिड। अगर हम ये हमने फ्लोरीन को दिखा दिया कि फ्लोरीन के पास ये 2p ऑर्बिटल है, ये 7 होंगे, देखो हमने 7 लिख रखा है, ये 7 आएंगे यहाँ पे क्योंकि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सातों के साथ ये ओवरलैपिंग करते हैं, देखो हम दिखा देते हैं। 7 सिग्मा बॉन्ड बन गए आपके, 7 बोलो क्या बन गए आपके, सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया ना। तो ये कैसे बने बोलो, 7 सिग्मा बॉन्ड, ये आपके यहाँ पे बन गए, देखो देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे बन गया, ये यहाँ पे, देखो ये इस टाइप से बन गया नहीं पेंटागन। एक देखो अबोधी प्लेन है, देखो ये बीच में अगर हम आयोडीन यहाँ पे शो करें तो ये 1 बिलो द प्लेन और 1 कहाँ पे होगा बोलो, अबोधी प्लेन। तो इस टाइप से ये आपकी शेप बनेगी, देखो अब IF7 क्या बन जाएगी बोलो, IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिड, देखो ऐसे इस टाइप से ये पेंटागन हो गया, और ये पाइप, ये पिरामिड हो गया, 1 अबो द प्लेन 1 बिलो द प्लेन। अब और बिलो द प्लेन वाले बोलो बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, हमने पहले भी आपको बताया, दिस कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। एंड द बॉन्ड जब जो 5 बॉन्ड है दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर, उन्हें बोलो क्या बोलते हैं, दे कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, उन्हें आप इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं।
क्या कहते हैं आप उन्हें, इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो ज्योमेट्री और शेप सेम ही रहेंगी क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। क्लियर हो गया। तो हम ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये शेप हमने लिखी कैसे थी। देखो हमने क्यों हमने ये ऐसा लिखा था फ्लोरीन क्लोरीन के केस में, आपको फिर बता देते हैं। देखो ये हमने ऊपर लिखा, देखो ग्रुप 17 में है आपके, और 17 में बोलो कौन आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और इसलिए इसकी कॉन्केशन हम इस टाइप से देख लेते हैं। लास्ट हमारी आ जाती है जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही हम इसको स्टडी करते हैं आमतौर पे, तो ये बन जाती है आपके sp2d या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको कह देते हैं स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s 2 p और एक d यूज होता है, और आपके 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी शेप सेम होगी और एनर्जी भी सेम। तो जो एक s होगा, 2 p होंगे px py, और एक d होगा dx स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर वाला होगा, जिनकी एनर्जी लगभग सेम, और 4 sp2 डी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो इस टाइप से अपने आप को अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे आप ध्यान रखना। इसके एक्सप्लेनेशन फर्दर आपके अगले लेक्चर्स के अंदर दे दी जाएगी, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके दौरान। तो अब देखो हुआ क्या कि ये 4 sp2d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये चारों अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज करते हैं ताकि इनके बीच एंगल 90 डिग्री का हो। दिखने में तो ये लगता है कि इनकी जो शेप है वो तो टेट्राहेड्रल जैसी होनी चाहिए, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो आप बाद में आगे समझ पाएंगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद ये चारों के चारों जो ऑर्बिटल हैं अपने आप को इस टाइप से अरेंज कर लेते हैं ताकि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। पॉसिबिलिटी तो टेट्राहेड्रल की आपके दिमाग में आ रही होगी बार बार, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिपेंड साइड फैक्टर के ऊपर भी करता है। अलग अलग एग्जाम्पल होंगे, ये नहीं कि हर एक कंपाउंड यही स्ट्रक्चर दिखा देता है, वो डिपेंड करता है सेंट्रल एटम के ऊपर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, और नेबरिंग जो आपके लिगेंड्स आते हैं यहाँ पे उनके ऊपर। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे फिर थोड़ा सा आपको समझाए भी गए। और इसको स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाएगा। तो ज्योमेट्री और शेप इसकी स्क्वायर प्लेनर ही होगी यहाँ पे। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये तो हमने पहले ही बता दिया कि ऑर्बिटल डी वाला कौन सा यूज होता है। इन स्क्वायर प्लेनर के अंदर 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड अलोंग दी, जो आपके एक्सिस होते हैं अलोंग दी एक्सिस ही बॉन्ड बनता है, इसलिए हमें अलोंग दी एक्सिस कौन सा डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, क्योंकि और जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, चाहे वो डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, चाहे डी एक्स जेड हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल। देखो इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसमें आप देखें जो NiCN4 2 नेगेटिव जो ले रखा है, तो इसमें हुआ क्या, देखो सेंट्रल एटम को देखो, सबसे पहले निकिल है। देखो निकिल की कॉन्केशन क्या है, जो हमने डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे आप याद रखते हैं डायरेक्ट, निकिल का एटॉमिक नंबर आपके 28 होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है तो 28 के लास्ट में 8 है, तो वो 3d8, और 4s2 लास्ट में सभी में होता है, जो 3d सीरीज के जितने एलिमेंट होते हैं। पूरा लिखना चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 ऐसे करके आप ठीक ठाक लिख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि हमने इसको लिखे कैसे। तो देखो 3d जो है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर हमने देखो 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2 2 4 2 6 7 और 8, और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए। अब उसके बाद हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसे कि अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि आपके जो सेंट्रल एटम है निकिल, उसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सेंट्रल एटम जो निकिल है, उस सेंट्रल एटम निकिल को हमने एक्स मान लिया। बोलो सेंट्रल एटम निकिल को हमने क्या माना है, बोलो यहाँ पे एक्स। और साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है तो x-4। ओवरऑल जो आपका आयन है उसके ऊपर -2 चार्ज है, इक्वल टू -2 लिखा। कोई चार्ज ना होता तो इक्वल टू 0 लिखते आप हमेशा। तो x की वैल्यू आ गई 2, मीन सेंट्रल जो निकेल उसके ऊपर +2 चार्ज है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम होना। तो अब हम निकेल +2 की कॉन्जुगेशन लिखी, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम होते हैं, बोलो वैलेंस शेल के बाहर, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं काफी बार कि Ni2+ की कॉन्जुगेशन लिखे, तो उसकी कॉन्जुगेशन अब रह जाएगी वैलेंस कॉन्फिगरेशन लिखिए तो 3d8 रह जाएगी, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, +2 चार्ज था इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन कम किए। अब कॉन्जुगेशन देखो हमने ये कर दी, 4s के तो लॉस हो चुके हैं, 4s के बोलो क्या हो चुके हैं, लॉस। अब आगे जो हम आपको पढ़ाएंगे ना वो कुछ इस टाइप से पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे जो भी हम आपको बता रहे थे कि ऐसी कॉन्जुगेशन क्यों है, देखो आगे आपके जो कोऑर्डिनेशन में जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दे कि लिगेंड है ना 2 टाइप के होते हैं। वन इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अदर वन इज द वीक लिगेंड। लिगेंड कौन होते हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच
स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके किसी वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और दूसरे आपके वीक लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का काम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो अनपेड इलेक्ट्रॉन को जब अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन की तरफ, तो उनके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेड अप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, ये जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपके जो सीएन है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब वो आएंगे यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन को जब अप्रोच करते हैं, तो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो देखो जो ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये पेड अप हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ देखो इस टाइप से, दे गेट पेड अप। देखो इस टाइप से आगे आप पढ़ पाएंगे। पेड अप होने से एक जो डी था 3D का डी वो वैकेंट हो गया, एक ये एस है और बोलो ये क्या हो गया, बोलो आपके 4p हो गया। अब जो साइनाइड आएंगे वो क्या करेंगे, वन साइनाइड इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नेक्स्ट साइनाइड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखो इस टाइप से क्लियर हो गया। तो बोलो क्या यूज हुआ, एक तो डी यूज हो गया, एक एस यूज हो गया, दो पी यूज हो गए। तो इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन जो दिखाएगा यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, DsP2। बोलो कौन सी होएगी, DsP2। ये ध्यान रखें, बोलो कौन सी हो जाएगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी इसके अंदर। क्लियर हो गया, बात आ गई समझ में। तो ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर यहाँ पे कोई वीक लिगेंड होता, देखो हम फिर बता देते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई दूसरा आपको देखो समझाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे हम कंपाउंड ये ना लेके ये ले लेते NiCl4 और 2 नेगेटिव, लेकिन क्योंकि हमें लेना ही यहाँ पे यही था एग्जाम्पल, क्योंकि NiCN4 वाला, क्यों, क्योंकि हमें sp2d या DsP2 हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे अगर हम लेते तो यहाँ पे भी देखो x माइनस में 4Cl के ऊपर माइनस चार्ज -2, तो x का आंसर बोलो क्या आता, उसी टाइप से +2 आता। फर्क कितना है कि जो Cl होते जो भी आपके होते हैं ना हेलोजन, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ द वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड वो होते हैं विच डू नॉट पेड अप द अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो पेड अप, जो इलेक्ट्रॉन अनपेड थे ना वो अनपेड ही रहते। फिर क्या होता बोलो, फिर आपके जो अगर ये आपके पेड इलेक्ट्रॉन पेड ही रहते तो क्या होता, Cl अगर होते तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करते, अगर जो Cl होते ना, तो जो आपने अभी अभी देखो ये डायग्राम यहाँ पे बनाया था, जो अभी हमने ऊपर आपके सामने बनाया, जो आपने देखा, तो उसके अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये 2 2 4 2 6 7 और 8, ये आपका देखो जो 3D हमने ऊपर बना रखा है, और ये 4s, और ये बोलो कौन था आपका 4p। तो जो Cl आते वो अपने कहाँ पे डोनेट करते बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करते यहाँ पे। बोलो ये कौन है, ये 4s है। बोलो ये कौन है, ये 4p है। यहाँ पे ऐसे डोनेट करते बोलो चारों Cl। कहाँ पे डोनेट किए बोलो, एक तो s में और 3p में। तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, sp3। फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती। बोलो ये जो कंपाउंड है NiCl4 2 नेगेटिव, बोलो इसकी ज्योमेट्री बोलो कैसी होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया फिलहाल NiCN4 2 नेगेटिव, इसकी ज्योमेट्री बोलो कैसी, इसकी ज्योमेट्री है आपकी स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसे स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। आपने देखा भी, हमने प्रूव भी किया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो Ca नेगेटिव है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बोलो कैसा लिगेंड है, वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जिसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, जो आपके Ni है यहाँ पे, इसके चारों तरफ जो Cn आएंगे देखो इस टाइप से, वो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। देखो इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो एक सीन आया, दूसरा सीन आ गया, ये थर्ड वन आ गया, फोर्थ वन आ गया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो इस टाइप से ये आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है। बोलो कैसी बन जाती है, एंड दस गिव्स द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब आ गई बात समझ में। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी, जो मेन पॉसिबिलिटी तो इसके अंदर यही, आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि NiCN4 2 नेगेटिव के अंदर आपकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों होती है। अगर Cn की जगह Cl होता, क्लोरीन होता, तो आपकी टेट्राहेड्रल क्यों होती, क्योंकि नेचर ही अलग है। ये आगे हम पढ़ पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड होते क्या कौन है। तो Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं वो आपके वीक लिगेंड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 और एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन के दौरान देखो हुआ क्या था, जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक S, 2P और एक D यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, जैसे हमने आपको बताया। और फिर उसके बाद आपके ये प्रोसेस आपकी चली। यहाँ पे ये हमने जो लिखा है ना, ये 4S नहीं होगा, बोलो ये कौन होगा, 3, ये 4S होगा यहाँ पे। और P बोलो कौन सा होगा, ये 4P होगा यहाँ पे एक, ठीक है ना, ये भी 4P है। और क्या बन गया बोलो, और ये 3D वाला होगा। तो उसके बाद sp2d हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके 4 बन गए। और 4 बनने के बाद उसके बाद क्या हुआ, जो 4 बने यहाँ पे, ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और उसके बाद आपके जो लिगेंड आते हैं वो अपने बॉन्ड बनाते हैं इनके साथ। when the 4 ligands approaches towards the central atom, जब 4 लिगेंड क्या करेंगे बोलो, अप्रोच करेंगे सेंट्रल एटम की तरफ, देखो ऐसे। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, ये बताओ शाबाश, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी देखो यहाँ पे आपकी, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था आपके सामने। और ये हमने दिखाया कि किस टाइप से ये अपने लोन पेयर को क्या करेंगे बोलो, फिर डोनेट करके करते हुए दिखाएंगे हम यहाँ पे। अब एक पॉसिबिलिटी और है, देखो जो हम आपके सामने लिख रहे हैं वो लेकिन गलत है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये कह दे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। देखो किस टाइप से, ये तो हमने फाइनल स्ट्रक्चर देखो बना दी हमारी। ये 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके बाहर 2 पॉजिटिव नहीं आएगा। ये क्या आएगा बोले, यहाँ पे 2 नेगेटिव है। ये यहाँ पे को क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्वायर प्लेनर तो ये बन गई कि भाई एक CN इसमें डोनेट कर देता, एक P इसमें, एक इसमें, एक बाहर वाले में कर देता। नो, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यानी ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा, जो एक साइनाइड है ये यहाँ पे नहीं, बल्कि क्या होगा, ये जो साइनाइड है ये कहाँ पे करेगा बोलो। ये मैंने इसलिए बताया था आपको कि ऐसा पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, बिकॉज दैट रिक्वायर वेरी हाई एक्साइटेशन एनर्जी। हमें इस को आगे एक्साइट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैक शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोलो कौन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो एक तो डी यूज हुआ, और 3 बोलो कौन, एक एस यूज हुआ, और 2 कौन हुए बोलो, पी। तो इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या बन गई यहाँ पे, DsP2 बोलो, कौन सी बन गई है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो सिंपल से तरीके होते हैं। एक फार्मूला ये है कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हाइब्रिड स्टेट निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है ये कि हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। ये मोनोवेलेंट एटम, कितने मोनोवेलेंट एटम वो होते हैं जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। और ये माइनस में क्या लिखा है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है किसी के ऊपर तो माइनस कर दो, प्लस ए का मतलब एनायन का मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना प्लस कर दो। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल हम मीथेन का ले लेते हैं। मीथेन में कार्बन आ गया सेंट्रल एटम, उसकी कॉन्जुगेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, सभी में सेंट्रल एटम कार्बन है इसलिए हमने इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद वैलेंस शेल में कितने आपके है बोलो, इलेक्ट्रॉन बताओ शाबाश। वो तो आपके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 1s2 2s2, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, कार्बन के अंदर, तो लिख दिया। अब पहले में बताओ हाइड्रोजन कैसा है, ये मोनोवेलेंट एटम होता है। देखो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा बोलो कितने बॉन्ड बनाता है, ओनली 1। तो ये मोनोवेलेंट एटम है। तो बोलो CH4 के केस में मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4। और ये डाइवेलेंट एटम, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने 4 लिख दिया, ये मोनोवेलेंट एटम है। किसी के ऊपर कोई पॉजिटिव, लास्ट वाले में देखो नेगेटिव चार्ज दिख रहे कार्बोनेट में, इसलिए देखो हमने पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं था तो 0 0 लिखा। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब हम निकालते हैं CH4 के केस में हाइब्रिड स्टेट। देखो 1/2, 4 क्यों लिखा, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 4 मोनोवेलेंट एटम है, आंसर आ गया हमारा 4 4 का मतलब sp3। ये तरीका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। दूसरा हमने पहले ही बताया था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नेक्स्ट में देखें, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं, आगे कोई मोनोवेलेंट एटम है नहीं, कोई चार्ज भी नहीं था, तो आंसर 2 2 का मतलब sp3। इसका मतलब CO2 में हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होती है, sp होती है। अब कार्बोनेट आयन के अंदर इसी टाइप से 4 + 0, और नेगेटिव चार्ज था 2 नेगेटिव, इसलिए देखो एक ही वैल्यू हमने 2 पुट कर दी यहाँ पे, तो आंसर आ गया उसी टाइप से 3। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है 3 का मतलब sp2। क्लियर हो गया। अब दूसरा तरीका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ये 3 स्पीसीज है, वही सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, देखो यार लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के बेसिस के ऊपर। तो अब ध्यान से देखें, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी,
स्ट्रक्चर सभी के आप जानते हैं, ये स्ट्रक्चर मीथेन की होती है CH4। इसके अंदर आप देखें ये चारों जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, चारों के चारों बोलो कैसे बॉन्ड है, दीज ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। चारों के चारों बोलो क्या है, सिग्मा बॉन्ड। CO2 में देखो, CO2 की स्ट्रक्चर हमने बना दी, इसके अंदर ये एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक बोलो क्या होता है, पाई। इसलिए बोलो कितने सिग्मा है कार्बन के, कार्बन के पास 2 ही सिग्मा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर देखो आपके ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो पाई बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा होता है, एक बोलो क्या होता है, पाई होता है। तो 3 है यहाँ पे कार्बोनेट के अंदर। अब देखो हर एक के अंदर हमने लिख दिया 4 2 3 के। मीथेन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड थे, 4 लिख दिया। CO2 में कार्बन ने 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 2 पाई थे। आपके कार्बोनेट आयन में भी कार्बन ने 3 ही बना रखे हैं। उसके बाद सेंट्रल एटम जो कार्बन है, क्या उसके ऊपर कोई लोन पेयर है, नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर में कोई लोन पेयर नहीं, तो 0 लिख दिया। अब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम करें, पहले वाले में 4 आया तो sp3, दूसरे वाले में 2 आया तो sp2, लास्ट वाले में 3 आया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लेते हैं कुछ सिंपल सा एग्जांपल, जो हमने बहुत कुछ आपको पहले सिखा दिया उसके बेसिस पे। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर आ गई है और कोई कह दे कि इसमें हर एक कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप ये कहेंगे इसमें कार्बन तो दिख ही नहीं रहा। तो जितने भी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं ना, देखो जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये दीज ऑल आर कार्बन, ये सारे कार्बन हैं। और हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, और जो बची हुई वैलेंसी होती है उतने H लगाते हैं। जैसे पहले वाली जो डॉट मैंने लगा दी, यहाँ पे ये C है और एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो बोलो देखो इस टाइप से, ये अगला भी C है, यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। फिर ये सिंगल बॉन्ड है, ये C है, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, देखो ऐसे। तो अब बॉन्ड गिनो कितने हैं, बोलो इस कार्बन का 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक ही H आएगा। इस कार्बन के 3 और 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 1 2 3 बॉन्ड है ना, तो एक H आ जाएगा। इसके भी 3 बॉन्ड है ना, तो एक H आ जाएगा। इसके भी 1 बॉन्ड है ना, तो 3 H आ जाएंगे। तो इस टाइप से ये सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। अब इसको थोड़ा ओपन फॉर्म में दिखाते हैं, देखो कैसे। ये हमने शो कर दिया। अगर हम इनकी नंबरिंग कर दे, देखो यहाँ पे कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हर एक के ऊपर देखो हमने H को ओपन फॉर्म में लिख दिया है, बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने शो कर दी। अब पहले वाले कार्बन को देखें, फार्मूला सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। पहले वाले कार्बन की बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड है, बोलो 4 है। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा प्लस 4, बोलो आंसर क्या आ गया, sp3। अब C2 को देखते हैं। C2 वाला जो कार्बन, इसका एक सिग्मा तो इधर हो ही चुका है, ये 2 सिग्मा, ठीक है ना, और ये थर्ड सिग्मा एक तो पाई है, तो 3 ही सिग्मा है इसके। तो इसलिए बोलो 3 का मतलब sp2। अब थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में क्या हुआ, बोलो एक सिग्मा तो उधर हो ही चुका है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा है, उसी टाइप से sp2। फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले के अंदर एक सिग्मा हो चुका है, एक सिग्मा, ये 2 तो पाई बॉन्ड है, बोलो 2 क्या है, बोलो पाई। फोर्थ वाले कार्बन के 2 ही सिग्मा हुए, देखो लोन पेयर कोई है ही नहीं किसी कार्बन पे। अगर फिफ्थ वाले को भी देखें तो ये इधर ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो फिफ्थ वाले कार्बन के भी 2 ही सिग्मा हो गए, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इस स्टेप से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी भी कार्बन एटम की। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो अभी आपने फुल डिटेल देखी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, उसकी डिफरेंट टाइप्स आपने देखी। इनको आप डिटेल में अच्छे से ध्यान से पढ़ना। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग एग्जांपल लेंगे, और फिर डिफरेंट कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे। बेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर भी। थैंक यू।